Yes, friends, very good afternoon to all of you. And yes, चलिए. सो बीच में थोड़ा सा आवाज का इश्यू था, बाकी अदरवाइज तो अच्छा से आप सब लोगों ने देख ही लिया. नो डाउट इसका सार अभी मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा. फाइन. मैंने आपको कहा था कि इसका 5 मुद्दे इसके मैं आपके बीच में रखने वाला हूं कि ये जो 5 मुद्दे हैं, इस मुद्दों के माध्यम से आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी. अगर कहीं भी नेटवर्क इश्यू वगैरह कुछ रहा तो भी आपको इसकी क्लैरिटी आपको आ जाएगी. अभी ये जो 5 मुद्दे हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे. अगर इस सीन को पहले से अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि बच्चा अपाहिज है ऐसा जब डॉक्टर ने कहा तो उस समय पे एक फादर ने जवाब दे दिया कि मेरा बच्चा चलेगा भी और मेरा बच्चा दौड़ेगा भी. बोले जिसने जन्म दिया वो जो ऊपर वाला है, साइंस के आगे भी कोई है जिसको हम भगवान बोलते हैं, तो बोले वो उसको चलाएगा, वो उसको दौड़ाएगा. तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहला मुद्दा अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट मुद्दा यह है, एक बाप का कॉन्फिडेंस था कि मेरा बेटा चलेगा भी और मेरा बेटा दौड़ेगा भी. तो कोई भी बड़ा कार्य अगर करना है, एक चंद सेकंड मेरे को देना. तो कोई भी अगर बड़ा कार्य करना है तो सबसे पहले हमारा खुद का आत्मविश्वास और हमारा खुद का बिलीफ होना जरूरी है. सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी बड़ा काम करना है, 10 गुना जो बड़ा काम कमाना है उसके बारे में बात चल रही थी हमारी. सो योर बिलीफ एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आप मान रहे हो कि आप 10 गुना पैसा कमा सकते हो तो आप कमाओगे. लेकिन आप ही डाउटफुली अगर ये चीज को देख रहे हो तो फिर वो संभव नहीं हो सकता. सो योर बिलीफ एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द एनी टाइप ऑफ बिग अचीवमेंट. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जब डॉक्टर को तो जवाब दे दिया कि मेरा बेटा चलेगा भी दौड़ेगा भी, उसके बाद वो बच्चे को लेके कहां जाता है? वो भगवान के चरणों में सौंपता है. इसका मतलब कोई भी बड़ा अगर कार्य करना है तो ऊपर वाले का साथ और ऊपर वाले का सपोर्ट तो चाहिए. इसके बगैर तो कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं होता. राइट. सो हम ये नहीं कह सकते कि मैं ही कर सकता हूं, मैं अकेला नहीं. कोई शक्ति है जो शक्ति की आपको सपोर्ट लगेगा. सो सेकंड थिंग है, ईश्वर का साथ चाहिए. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर आपने देखा तो किसी ने कहा मिट्टी का लेप लगाओ, किसी ने कहा तेल की मालिश करो, किसी ने कहा उसको साइकिल चलवाओ, फुटबॉल खिलाओ. तुम जो कहोगे मैं करूंगा. सो पहला मेरा कॉन्फिडेंस, दूसरा ऊपर वाले का साथ, और तीसरा मेरा कर्म. खाली मेरा कॉन्फिडेंस है, भगवान का साथ है, लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता. राइट. तो ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फर्स्ट थिंग इज योर बिलीफ, सेकंड थिंग इज योर गॉड सपोर्ट, एंड थर्ड थिंग आपको जो कहा गया वो किया. अगर इतनी चीज अगर आप करते हो तो सक्सेस जो है आपके कदमों में होगा. लेकिन यहां पे बात सक्सेस की नहीं है. सक्सेस तो 6 लाख रुपया है, सक्सेस 12 लाख रुपया है. यहां पर बात है सुपर सक्सेस की. अगर जब बात सुपर सक्सेस की बनती है तो फिर 2 मुद्दे और डिस्कशन करने पड़ेंगे अपने को. अब क्या हुआ मालूम है? बच्चा चलने फिरने लग गया, ये 3 स्टेप्स किए तो बच्चा चलने फिरने लग गया. इसके बाद वो आपने क्या किया? बच्चे को रेस में उतारा. क्या जरूरत था भाई? एक तो मुश्किल से चल फिर रहा है
और ऊपर से तुम परमिशन लेके प्रिंसिपल साहब से परमिशन लेके उसको तुम रेस में उतार रहे हो। ये तीसरा जो मुद्दा है ना, चौथा जो मुद्दा है, ये बड़ा पेचीदा मुद्दा है। बहुत सारे लोग ये तीन चीजें करते हैं लेकिन चौथी और पांचवी नहीं करते, इसके लिए सुपर सक्सेस से वंचित रह जाते। सुपर सक्सेस दैट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी। यहां पर भी देखो बियॉन्ड कैपेसिटी की बात थी कि जब बच्चा चल फिर नहीं रहा है, अभी थोड़ा 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 बहुत चलना फिरना शुरू कर दिया, तो उसको तुमने रेस में उतार दिया। तो इसका मतलब है अगर मुझे सुपर सक्सेस चाहिए तो तीसरे मुद्दे पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। चौथे मुद्दे पे, तीसरा मुद्दा तो अपना 100% एफर्ट। चौथा मुद्दा है टेक कैलकुलेटिव रिस्क। आपको कुछ कैलकुलेटिव रिस्क आपके जीवन के अंदर में लेने जरूरी है। वो कैलकुलेटिव रिस्क आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे। जैसे कि जब आप कैलकुलेटिव रिस्क लोगे तो एक्सपर्ट आके अपना राय देगा। अभी एक्सपर्ट ने क्या राय दिया यहाँ पे, डॉक्टर ने आके क्या बोला, सूरज डोंट मेक हिम रन। अगर तुम्हारा बच्चा चला तो हो सकता है कि दौड़ा आज, तो हो सकता है कि चलने फिरने की शक्ति भी खो दे। सो एक्सपर्ट अपनी राय देंगे और समाज भी अपनी राय देगा। समाज कौन थे? वो जो खड़े हुए लड़के थे साथ में जो दौड़ने वाले थे, वो लड़के भी हंस रहे, वो भी मजाक कर रहे, वो बोल रहे ये सर ये लंगड़ा हमारे साथ चलेगा, ये रेंगते रेंगते उधर तक आ जाए तो भी बहुत है। सो जब भी आप कुछ इस तरह की कैलकुलेटिव रिस्क लेने को जाओगे तो समाज आपको दबाएगा, एक्सपर्ट लोग भी आपको दबाएंगे। मैं मेरे बारे में यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा आज क्यों मैंने सुपर सक्सेस पाया। आईयूई में आने के बाद बेसिक कोर्स का ये सब चीजें सुनने के बाद, नो डाउट 3 दिन के बाद, राइट, पहले दिन में नहीं, 3 दिन के बाद मैंने फैसला लिया कि आई शुड लीव माई जॉब। और मैंने जॉब छोड़ दिया। उस समय 25,000 की जॉब थी, 3 साल की एजेंसी थी और तीनों साल मैंने खाली 12-12 लाइफ किया था। मतलब कोई रिमार्केबल काम नहीं किया था। जब घर पे मैंने ऐलान किया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट बनने की सोच रखी है, तो उस समय वाइफ ने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन किया कि देखो अब तक तो आपने 12-12 लाइफ किया है, अगर सक्सेसफुल ना हुए, क्योंकि तभी रिस्पॉन्सिबल आदमी था उस समय, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, घर चलाना था, घर भी एक लिया था जो उसका ईएमआई चल रहा था। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद मैंने जब ये फैसला लिया और 25,000 की जॉब जो 14 साल से मैं कर रहा था, जो मैंने छोड़ने का फैसला लिया, तो मैंने वाइफ को समझाया था। मैंने कहा देख मुझे ये, ऐसे ही मैं पागल तो आदमी हूं नहीं, आज 14 साल जॉब किया है, इतनी मेहनत करता हूं। आज मैंने एक चीज नोटिस की ये बेसिक कोर्स के 3 दिन के दौरान, कहीं ना कहीं मेरा अंदर का आवाज ये कह रहा है कि तू इंसान 2.5 लाख का है महीने का, 25,000 का नहीं है। तो मैं अपने आप को, ये भी 24 साल पहले का, राइट, तो 24 साल पहले का मैं ये सोच रहा था। ये बेसिक कोर्स ने इतना मेरे को जगा दिया कि मुझे लगने लगा अंदर से कि मैं इंसान 2.5 लाख का हूं, मैं इंसान 25,000 का नहीं हूं। अगर मुझे टेस्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मैं सोचूंगा कि मैं पार्ट टाइम एलआईसी करता रहूं और फिर बाद में अपनी एबिलिटी प्रूव करता रहूं, तो फिर बरसों लग जाएंगे। तो मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूं कि मैं इंसान 2.5 लाख का हूं या 25,000 का हूं। अंदर से लग रहा है लेकिन बाहर से भी तो प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं अपने आप को टाइम ही नहीं दूंगा तो मैं प्रूव कैसे कर पाऊंगा? एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू लीव द जॉब। बोले अगर ये बिजनेस नहीं चला तो? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, कैलकुलेटिव रिस्क है, सोचना पड़ेगा, डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। और मैंने सोच के रखा है। देखो मैंने ये सोचा है अगर सक्सेसफुल ना हुए तो 1 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ी है, नौकरी को रिजिग्नेशन दिया है। मैंने मेरी डिग्री को, डबल ग्रेजुएशन किया था मैंने, एमकॉम था, तो मैंने कहा मेरी डिग्री को मैंने थोड़ी रेजिग्नेशन दिया है। मेरी डिग्री तो मरते दम तक मैं कहते रहूंगा कि मैं डबल ग्रेजुएट हूं, एमकॉम हूं। तो मैंने डिग्री को रेजिग्नेशन नहीं दिया। दूसरा, जिस दिन रेजिग्नेशन दिया इमीडिएटली मेरे पास में 14 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आ गया कंपनी का, राइट। तो मेरे पास दो चीज है, डिग्री और 14 साल का फाइनलाइजेशन तक लिखने का, अकाउंट लिखने का एक्सपीरियंस। ये दोनों चीजें लेके 1 साल बाद किसी भी कंपनी में खड़ा रहूंगा। कोई भी कंपनी हंसते खेलते 15, 20, 25 हजार तो मेरे को सैलरी दे ही देगा। तो अगर 1 साल में फेल हो गए, सोचना चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए। अगर 1 साल में फेल हो गए तो वापस नौकरी पे लग जाएंगे, लेकिन लेटेस्ट चेक। और ये वाइफ को अच्छा लगा, वाइफ ने कहा ठीक है, नहीं आपकी ये सोच बराबर है।
दोस्तों, एक ही महीना काम किया था और आई गॉट 80-80 हजार रुपए कमाया। तो मेरी वाइफ के हाथ में मैंने जाके चेक दिया, और तो वाइफ का कहना था कि मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कभी जिंदगी में जॉब करने की जरूरत पड़ेगी। और बस वो दिन है, आज का दिन है। अगर आप सोचो, अगर मैंने उस समय कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लिया होता तो आज मैं कितना साल पीछे होता। मैं आज बहुत से एजेंट, ये कहानी मैं इसलिए यहां पर सुना रहा हूं कि बहुत से एजेंट इस तरह की रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कैलकुलेटिव रिस्क है। वर्स्ट कम वर्स्ट सोचो, बुरा से बुरा क्या हो सकता है? तो बुरा से बुरा ये हो सकता है कि वापिस मेरे को नौकरी करना पड़ सकता है, और क्या बुरा होगा यार। अभी तो एक एजेंट, हमारे एफटीएस क्लास चलते हैं, तो एफटीएस क्लास में एक एजेंट मेरे पास आया। एफटीएस क्लास में हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि बड़ी पार्टी में जब तुम्हें जाना है तो तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, तो गाड़ी ले लो। एक एजेंट है मेरे पास आया, बोलता है सर हिम्मत नहीं हो रही है सर, काम तो अच्छा खासा कर रहा था, एमडीआरटी तो कर ही रहा था वो, सर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों हिम्मत नहीं हो रही है? बोले सर कहीं फेल हो गए तो। मैंने कहा देखो, फेल होने का मतलब क्या है? कि कहीं ईएमआई नहीं भर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ईएमआई नहीं भर पाए, वही होगा ना। और ईएमआई नहीं भर पाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गाड़ी लेके जाएगा वो, और तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ, और तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा उसकी वजह से तुम्हें सुसाइड करना पड़ेगा क्या? अरे सर ऐसा कैसे? गाड़ी ली, यूज की, 6 महीना चलाई, और उसके बाद में ईएमआई नहीं भर पाए तो वापस लेके गए। ठीक है, इसमें सुसाइड कोई थोड़ी ना करेगा। मैंने कहा तो बस फिर ले लो ना। सर लेकिन चली गई तो। मैंने कहा ऐसे भी पहले कहाँ थी? तो जोर से हंसने लगा, बोले बात तो सही है। मैंने कहा पहले भी नहीं थी। ये कम से कम 6 महीना गाड़ी ली, इस्तेमाल की, 6 महीना गाड़ी के मालिक तो बने रहे, हो गया और क्या है। तो कैलकुलेटिव रिस्क है। सी देयर इज टू टाइप ऑफ रिस्क, वन इज कैलकुलेटिव रिस्क, अनदर इज सुसाइड रिस्क। आई ऑलवेज अपोज स्ट्रांगली अबाउट द सुसाइड रिस्क। सुसाइड रिस्क कभी नहीं लेने का। कैलकुलेटिव रिस्क आप जरूर ले सकते हो, है ना। तो वो रिस्क मैं देखता हूं जीवन में, बहुत सारे लोग कैलकुलेटिव रिस्क लेने को डरते हैं, वो लेना जरूर चाहिए। चलो लास्ट मुद्दा। अब जब बच्चा रेस जीत गया तो बच्चे के हाथ में कप था, और वो एक बात कहता है कि आज अगर ये कप मैं जीता हूं, अगर ये रेस को अगर आज मैं जीता हूं, तो भगवान की मर्जी से ज्यादा, क्योंकि भगवान, अगर भगवान की मर्जी होती तो भगवान मुझे अपाइज पैदा ही नहीं करता। भगवान के हाथ में तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है। तो मुझे अपाइज पैदा किया, इसका मतलब क्या है, भगवान मुझे दौड़ाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि ये भगवान की मर्जी से ज्यादा मेरे पापा की मेहनत का ये नतीजा है। मुझे ये डायलॉग बहुत पसंद है। ये डायलॉग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर में इनडायरेक्टली इशारा किया है कि अगर तुम्हारे नसीब में भी कोई चीज अगर न लिखी हो, लेकिन अगर तुम पूरी ईमानदारी से 100% कर्म अगर करोगे, तो ईश्वर को वो चीज तुमको देनी ही पड़ेगी, भले नसीब में भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें देनी पड़ेगी। इसका मतलब हम पूरी शिद्दत से अगर हम कर्म करें, तो जो चीजें हमें नसीब में प्राप्त होने वाली ही नहीं थी, वो चीजें भी हमें प्राप्त होगी, क्योंकि ईश्वर उतना निष्ठुर कभी हो ही नहीं सकता, भगवान उतना निष्ठुर कभी नहीं हो सकता कि आप ईमानदारी से कर्म कर रहे हो और आपको उसका फल ना दे। राइट। सो इसके लिए कभी कभी कुछ नसीब तकदीर उसके ऊपर कुछ बोलता हूं मैं। देखिए, ये जो राहु केतु शनि मंगल, ये जो ग्रह है ना, ये सब ग्रह सच में ये हमारी सबकी अवदशा के ऊपर, मतलब हमारे ऊपर असर तो करते हैं। आज अगर ये विज्ञान है तो बहुत बड़ा विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, वो भी एक विज्ञान ही है, जो हमारे पूर्वज लोगों ने, हमारे जानकार, शास्त्र के जो जानकार लोग थे उन्होंने अगर बनाया, ऋषि मुनियों ने ये सब बनाया हुआ है। तो नक्षत्र, ये वो सब सब चीजें हैं, अस्तित्व में है और असर करती है। लेकिन एक हमारे हरिभाई कोठारी करके जो स्पिरिचुअल गुरु रहे, उन्होंने एक बात कन्वेंशन में सबके सामने 3,000 लोगों के बीच में उन्होंने एक बात कही थी। बोले अगर, समझ लो मुझे प्रमोद के घर पे जाना है, मेरा दोस्त है प्रमोद, उसके घर पे जाना है, दरवाजा बंद है, गेट के ऊपर में लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। जैसे ही आपने सर उठाया और देखा तो सामने 3-4 बड़े बड़े कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। बोले आप दरवाजा खोल के अंदर जाने की हिम्मत करोगे? कतई नहीं करोगे। एक्चुअली करनी चाहिए,
क्योंकि हमने सुना हुआ है भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं है, तो हिम्मत करो और घुसो उसके अंदर में, लेकिन हम घुसते नहीं है। क्यों नहीं घुसते? क्योंकि हमें मालूम है कि ये कहावत कुत्तों ने नहीं बनाई, ये कहावत इंसानों ने बनाई। कुत्तों को तो मालूम भी नहीं है। लेकिन प्रमोद को मिलना जरूरी है, तो अब आप क्या करोगे? तो डोरबेल बजाओगे। डोरबेल बजाया, बालकनी में प्रमोद आए, और प्रमोद ने पूछा, अरे क्या है? अरे 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 मुकेश, तू आया क्या? रुक रुक रुक, अरे भाई ये तेरे कुत्ते संभाल जरा। आता हूँ नीचे आता हूँ। प्रमोद नीचे आएगा, और जो कुत्ते हैं, अभी वो तो प्रमोद के पाले हुए कुत्ते हैं, है ना, प्रमोद को तो कुछ नहीं करेंगे। तो प्रमोद क्या करेगा? उन सबको अंदर भेजेगा। रॉमी, टॉमी, गो इनसाइड, गो। अब जो कुत्ते बड़े जोर जोर से भौंक रहे थे, अब उन कुत्तों की आवाज कैसी हो जाएगी मालिक के सामने? चुपचाप चले जाएंगे। आपका रास्ता खुल गया। हरि भाई कहते हैं, ये जो ऑल ये जो रोमी, सोमी, टोमी जो कुत्ते हैं ना, ये सारे कुत्ते कौन है मालूम है? ये ग्रह है। मंगल, शनि, गुरु, बुध, जो आपके ऊपर असर करता है, भोंकते हैं। लेकिन आपका कनेक्शन अगर डायरेक्ट ईश्वर से है, प्रमोद कौन है? ऑलमाइटी गॉड। अगर डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से है, तो ये रोमी, टोमी, सोमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से होना, इसका मतलब यह है 100% कर्म के ऊपर ध्यान देना, बस। जीवन में और कुछ मत करो, सिर्फ इतनी चीज अगर ध्यान रखो, आप 10 गुना टारगेट नहीं भी रखोगे ना, तो भी कमा लोगे, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। राइट? 5 मुद्दे जो मैंने अभी आपको यहां पर बताए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की आपको कोशिश करनी। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि 10 गुना हम कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। समझो इसी तरह का दोपहर का समय है, और इस समय में, इस पहर में आप, एक 3,000 वर्कर आपके अंडर काम कर रहे हैं, और आपकी बड़ी फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री के मालिक है आप। और उस फैक्ट्री में से आप बाहर आए, गेट से जैसे ही बाहर आए, तो वहां पे एक गन्ने का रस बेचने वाला एक चाचा वहां पर खड़ा रहता है, जो आपको जानता है, आप मालिक है। आप गए, आपको कड़क सैल्यूट लगाया, अरे आइए सेठ, आजकल तो आप बाहर ही नहीं आते, एक गिलास रस पिला दूं सर? चलो पिलाओ। बोले सातारा से एकदम अच्छे अच्छे गन्ने आए। अरे हाँ ठीक है, पिलाओ। एक गिलास रस पिया, आपको बड़ा एनर्जेटिक फील हुआ, आपको लगा दोपहर के टाइम में, इस समय पे सारे लोग सुस्त हो जाते हैं, अगर इन सब मेरे वर्करों को एक एक गिलास जूस पिलाया जाए, तो बड़े चुस्त रहेंगे, और चुस्त रहेंगे तो मस्त काम करेंगे, और प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो आपने चाचा को कहा, चाचा एक काम करो, ये 3,000 वर्करों को ना, इसी पहर के अंदर में, 3 से 4 बजे के बीच में, 3,000 वर्कर को ग्लास पे एक एक गिलास जो है जूस पिलाओ। चाचा कहेगा, मुझे 10 दिन की मोहलत दो। कोई बात नहीं है, 10 दिन के बाद शुरू करो, चलो, लेकिन करो ये काम। अब जो चाचा 300 ग्लास रोज का बेचता था, और उसको 3,000 ग्लास बेचने का ऑर्डर मिल रहा है, राइट? तो अब इसने क्या करना चाहिए? 10 गुना ज्यादा हुआ ना, 300 से 3,000 ग्लास अभी बेचना है। अब मुझे बताओ, ये चाचा ने क्या करना चाहिए? राइट? आप सभी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? या तो नोटबुक पे क्या लिख रहे हो आप? चाचा ने क्या क्या करना चाहिए? चाचा ने, आप सबके मन के अंदर में चल रहा है ना, कि चाचा ने सबसे पहले मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा मशीन लाने पड़ेंगे, ज्यादा गन्ने लाने पड़ेंगे, ज्यादा ग्लास लाने पड़ेंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, एक आध गोडाउन रखना पड़ेगा, उस गोडाउन के अंदर में रोज के 3,000 ग्लास अभी निकालने हैं जूस, तो गन्ने चाहिए, तो गोडाउन के अंदर में गन्ने रखे जाएंगे, है ना? ये सब चीजें, कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा। मत चल रहा है ना, आप सभी के मन में चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आप में से कितने लोगों ने गन्ने का रस बेचने का धंधा किया, बताओ मेरे को। किसी ने नहीं ना। लेकिन गन्ना 10 गुना ज्यादा बिजनेस, 300 ग्लास से 3,000 ग्लास कैसे बनाए जा सकते हैं, उसके आइडिया सभी के पास थे। जो काम हमने कभी जिंदगी में किया नहीं, है ना, उस वो काम 10 गुना कैसे करने का हम सबके पास आइडिया है। और जो काम हम बरसों से करते आ रहे हैं, अगर उसको मैं कहता हूँ कि 10 गुना बढ़ाओ, तो हम सर खुजाते, सर आइडिया नहीं चल रहा है, सर दिमाग नहीं चल रहा है। सही है ना? तो ऐसे जो चीज अभी आपने जो सोचा, वही चीज आपको करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के अंदर में। क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट, डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, फाइनेंस, मैन पावर, स्टॉक, रॉ मटेरियल, वेयर हाउस। देखिए, 10 गुना कमाने का मैं आप लोगों को
एक थॉट प्रोसेस दिया मैंने एक बीज डाला। अब इस बीज को संभालना, इस बीज को फलित करना, इसमें पानी डालना, सनलाइट देना, इसमें खाद डालना और इसको बड़ा करना और इस वृक्ष को फल लाना, ये काम आपका है। मेरा काम है बीज डाल के देना, और मैंने बीज डाला। आज आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे अनेकों एजेंट दोस्त मैं जानता हूं कि जिनके पास जब आए तभी आप ही के जैसे थे, कोई स्टाफ नहीं था, कोई ऑफिस नहीं थी, काम कर रहे थे, पार्ट टाइम कर रहे थे। आज उनमें से अनेकों लोगों ने, मेरे जैसे अनेकों लोगों ने फुल टाइम हुए, फुल टाइम होने के बाद खुद का ऑफिस खोला, ऑफिस खोलने के बाद में स्टाफ रखा। आज के तारीख में 15 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल में इनके पास, किसी एजेंट के पास 25-25 स्टाफ काम कर रहा है, 40-40 स्टाफ काम कर रहा है, 22 स्टाफ, 18 स्टाफ, 7-8 स्टाफ वाले तो सैकड़ों हजारों एजेंट आईओ ने तैयार करके दिए कि जिनके पास 5-7 लोगों का स्टाफ हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 35, 40, 42, 38, 27 ऐसे आज स्टाफ इन्होंने रखे हुए हैं। आए तब सब आपके जैसे थे, लेकिन उन्होंने बीज को क्या किया, बीज को परोया, परोने के बाद में उन्होंने उसका अच्छे से केयर लिया, आई वुड से, एंड डिलीवर एवरीथिंग इन 3 days। लेकिन ये 3 दिन के अंदर में ये बीज डालने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो भी जरूरी है जानना। या अपने आप कर लो या तो आईओए के सपोर्ट के साथ करो, विश आपकी है, राइट। हम सपोर्ट करेंगे तो वो पेड़ जल्दी उग के निकल आएगा, जल्दी जल्दी फल देगा। और हमारे सपोर्ट के बगैर शायद हो सकता है उसको बहुत टाइम लगे, हाँ, लेकिन बीज डाला है। अगर 10 गुना करना है तो ये सब चीजें आपको आने वाले सालों के अंदर में ग्रेजुअली आपको करते रहना पड़ेगा, राइट। विद सपोर्ट या विदाउट, विद सपोर्ट जल्दी करोगे, विदाउट सपोर्ट थोड़ा टाइम लगेगा आपको। चलो, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज से हम लोग अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। वो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है। आपके घर में आप बैठे हो शांति से, या जो भी ऑफिस जगह जहां पर भी आप बैठे हो, जैसे मैं कहूं तभी आपको क्या करना है, आपकी आंखें बंद करनी है। और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें खोलनी नहीं है। इट्स जस्ट 5 to 6 मिनट एक्सरसाइज। जैसे हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं वैसे स्ट्रेट बैठिएगा, आपके दोनों हाथ जो है नीस के ऊपर में रखिएगा और आंखें बंद करके आपको 5 से 6 मिनट आपको बैठना है। मैं जो कहूं, जब भी अभी आपने क्या किया, यहाँ पर एक फिल्म देखा ना पर्दे के ऊपर में, तो वैसे ये मान के चलो कि आपके सामने एक पर्दा है, आंख बंद करोगे तो सामने एक पर्दा आ जाएगा। उस पर्दे के ऊपर जो फिल्म मैं दिखाऊं वो फिल्म आपको देखनी है, राइट। तो सभी को जब मैं कहूं तभी आंख बंद कीजिए, सभी के सभी आंख बंद कीजिए। यहां पर मैं तो मॉनिटर नहीं कर सकता आप लोगों को, बट यस, आप लोगों को ये चीज कंपलसरी करनी है अगर इस चीज का एहसास करना है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज जो है अपने बिजनेस के डेप्थ में लेके जाएगी आपको, इसलिए इसको करना कंपलसरी और अच्छा है। सी अब तक सुबह से लेके अब तक फर्स्ट लॉट के अंदर में 3 घंटे में, और उसके बाद अभी और भी आधा घंटा हो गया, इस 3.5 घंटों के अंदर में मैंने आपको बहुत से आइडियाज मैंने आपको दिए, बहुत लॉट ऑफ थिंग्स नॉन स्टॉप मेरी चली है ना, कि कैसे काम करना, किस तरह से काम करना, हाथ पैर हिलाना, दिमाग कैसे चलाना, शार्प रखना, 10 गुना कैसे हम लोग करें, ये सब टॉपिक्स यहाँ पर बैक टू बैक चले। अभी जो टॉपिक चल रहा है, मान के चलो कि ये अपने बिजनेस का आत्मा है। अब तक मैंने हाथ पैर दिए, विजन दिए, ब्रॉड विजन दिया, माइंड दिया, 10 गुना सोचने का ताकत दिया। अभी जो मैं आपको दे रहा हूं अपने बिजनेस का हार्ट दे रहा हूं। तो ये 5-6 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें, प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें। आपने एक बढ़िया सी कंपटीशन क्वालिफाई की है, उस कंपटीशन का नाम है चलो शिमला कंपटीशन। आज हम सभी लोग चंडीगढ़ ऑफिस के सामने, अपने कंपनी के डिवीजन ऑफिस के सामने खड़े हैं। वहां से बढ़िया सी एक लग्जरी बस के अंदर में आप सभी लोगों को बिठा के शिमला की तरफ लेके जाया जा रहा है। जैसे ही शिमला की घाटियां शुरू हुई, जैसे ही उसके पहाड़ शुरू हुए, आप आगे की सीट पे बैठे हुए हैं और आपको ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है। आपने देखा
कि विंडो साइड पे आपने देखा, आगे की सीट पे बैठे हुए आपने देखा 3,000 फीट हाइट के ऊपर में बस चल रही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं पर सुहाना सफर है, बड़ा अच्छा सफर है। पीछे कई सारे दोस्त लोग आपस में गाने गा रहे हैं, अगल बगल के दोस्त लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं, और काफी सुहाना सफर चल रहा है। आप आगे की सीट पे बैठे तो आगे का रोड आपको साफ नजर आ रहा है। आपने देखा सामने से फुल स्पीड में एक ट्रक आ रही है, और वो ट्रक हमारे बस के एक साइड को इतनी जोर से टक्कर लगाती है कि बस बेकाबू होके 3,000 फीट खाई में गिरना शुरू करती है। गुलांट के ऊपर गुलांट, लोगों का चीखना चिल्लाना, और चंद ही सेकंडों का खेल और सब समाप्त। रेस्क्यू ऑपरेशन वाले आते हैं, बस को खाई से निकाला जाता है। नजदीक की सरकारी अस्पताल में हम सभी की डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वास्ते भेजा है। ईश्वर आप सबको बहुत 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 लंबी उम्र दे, बट फॉर द टाइम बिंग हमें ये सोचना है कि वी ऑल आर डेड एंड गॉन। ईश्वर आप सबको बहुत लंबी उम्र दे, बट कुछ क्षणों के लिए आपको ये सोचना है कि आप इस अकस्मात में ईश्वर को प्यारे हो गए हैं। आपके परिवार वालों को इस दुर्घटना के बारे में इत्तला दी गई है। आप सबके परिवार वाले आज एक छोटी सी गांव की छोटी सी सरकारी अस्पताल में लोग आए हुए हैं। कम से कम 70-80 लाशें हैं। एक बस में जितने लोग बिठा सकते थे, 55-60 लोग की लाश वहां पर है। छोटा सा गांव है, छोटी सी अस्पताल है, काफी सारे मीडिया कर्मी आए हुए हैं, काफी सारी चहल पहल है, बाहर से डॉक्टरों को भी बुलाया गया है, और ऊपर से सारे लोगों को, उनके परिवारजनों को जो बुलाया गया था, उनकी भीड़। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी एक भयानक सा सन्नाटा था, क्योंकि बगल के मॉर्ग रूम के अंदर में 50-55 लाशें बिछाई हुई है। मेरे घर से मेरे पिताजी, मेरे जीजाजी और मेरे दो दोस्त आए हुए हैं। एक कोना पकड़ के पिताजी बैठे हैं। एक सफेद ड्रेस में वार्ड बॉय आता है, हाथ में कुछ कागजात लिए, और पिताजी के हाथ में थमा देता है। लीजिए, आपके बेटे का ये सारे रिपोर्ट्स है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और सारे सरकारी कागजात हैं, काम में आएंगे आपको, रखिए। मॉर्ग रूम में जाइए और बॉडी नंबर 35 क्लेम कीजिए। पिताजी भारी हृदय से खड़े होते हैं, मॉर्ग रूम तक पहुंचते हैं। बॉडी नंबर 35 जैसे उनके सामने रखा गया, मेरा मृत शरीर देख के पिताजी फुट फुट के रोने लगे। जीजा जी के कंधे पे सर रख के रोने लगे। ये क्या दिन देख रहा हूं मैं। आता हूं बोल के गया था, सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूं, 3 दिन में लौट के आऊंगा। हमेशा से इसने अपना वचन निभाया, आज पहली बार ऐसा हुआ, वचन तोड़ दिया इसने। मेरा प्यारा बच्चा था। पिताजी से प्यार से भरा हाथ सर के ऊपर घुमा रहे हैं। आखिरी सफर पे हम सभी लोग चले हैं। हम सभी की डेथ बॉडी को एम्बुलेंस में डाल के अपने अपने घर पे रवाना कर दी गई। जैसे ही आपकी डेथ बॉडी घर के आंगन में रखी गई, कई सारे लोग वहां पर है, आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव्स है, आपके नेबर्स है, आपके सगे संबंधी है, सभी लोग वहां पर जमा है। काफी भीड़ जम गई वहां पर। आपकी बॉडी के आसपास सब लोग खड़े हुए हैं। कहीं से भीड़ को छेदते हुए आपका छोटा बच्चा आपके पास आता है, बैठ जाता है, आपकी बॉडी के पास बैठता है, अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे गाल को थपथपाता है। पापा कुछ बोलिए ना, पापा कुछ बोलते क्यों नहीं, पापा ऐसे क्यों लेटे आप। मेरा दोस्त ये नजारा देख के बच्चे को गोद में उठा के अंदर के कमरे में, जहां से मेरी माँ की, मेरी पत्नी की और मेरी बहन की फुट फुट के रोने की आवाजें आ रही है, उनकी गोदी में जाके छोड़ के आया। पत्नी की गोदी में जैसे ही बच्चे को छोड़ा, उसने सवालों की झड़ी लगा दी। मम्मा, पापा ऐसे क्यों लेटे हैं, पापा कुछ बोलते क्यों नहीं है, पापा हिलते क्यों नहीं है, इतने सारे लोग क्यों हमारे घर पे आए हैं, और तुम लोग इतना क्यों रो रहे हो। सभी सवालों का एक ही तो जवाब था, बच्चों पापा हम सबको छोड़कर चले गए। कहाँ गए वो, पापा के घर गए हो, पापा भगवान के घर गए हो, वापिस कब लौटेंगे पापा।
वापिस कभी नहीं लौटने वाले हो, कभी नहीं लौटेंगे। ऐसा क्यों मम्मा? तो मेरे साथ खेलेगा कौन? शरीर से अलग हुई आपकी आत्मा वहीं कहीं भटक रही है, और जब ये डायलॉग सुनती है, ये बातें सुनती है, तो आपकी आत्मा सोचने में पड़ जाती है, कैसे रहेंगे ये लोग मेरे बगैर, कैसे जिएंगे मेरे बगैर। एक आदत सी हो गई थी मुझे उनको और उनको मेरी। कई बार मेरी पत्नी को कहा, मेरा काम ऐसा है, मेरा व्यापार ऐसा है कि मुझे लेट हो जाता है, कभी 10 बजते, कभी 11 बजते, कभी 12 बजते। तू भूखी मत रहा कर, तू खाना खा लिया कर। ऐसे कैसे खा लूं मैं? ऐसे कैसे बगैर आपके गले के नीचे से अन्न उतरेगा? कैसे जिएगी ये, कैसे रहेगी, अब कैसे खाएगी ये? मानो ये होगा कि जिंदा लाश के जैसी मेरी पत्नी हो जाएगी बगैर मेरे। मेरा छोटा बच्चा, जब तक मैं उसको तकिए की जगह पे मेरा हाथ न दूं, तब तक उसको नींद ना आती थी। कैसे सोएगा ये, कैसे रहेगा ये? कमाल की बात है, मेरी ही बसाई हुई दुनिया में मेरा ही स्थान ना रहा। आप ईश्वर को फरियाद कर रहे हो कि तूने जिंदगी के और साल अगर मुझे दे दिए होते तो तेरा क्या बिगड़ता? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? चलो मेरी बात छोड़ो, मेरे तो छोटे छोटे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उनको अनाथ करके क्या मिला तुझे? लेकिन आपकी आवाज सुनने के लिए वहां दूर दूर तक कोई नहीं है, एक भयानक सा सन्नाटा है। आपकी आत्मा सोच रही है कल से इनकी एक नई दुनिया शुरू होगी। जैसे ही महीना पूरा होगा, सारे बिल आने शुरू हो जाएंगे। किराने का बिल, दूध वाले का बिल, घर का मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का ईएमआई। कैसे चलेगा ये सब? कैसे चलेगा? मेरे जीते जी कई बार ऐसा हुआ कि पैसों की कमी महसूस हुई, लेकिन वो तो मैं था कि सब संभाल लेता था। अब कौन संभालने आएगा, कौन एडजस्ट करने आएगा? कैसे एडजस्टमेंट होगा, किस तरह से एडजस्टमेंट होगा? कौन मदद करेगा? कितनी मदद करेगा? कब तक कोई मदद करेगा? और सबसे अहम प्रश्न ये है कि कोई क्यों मदद करेगा मेरे परिवार को? मैंने मेरे जीते जी कहाँ, कौन से विधवा को मैंने जाके पैसे दिए रेगुलर हर महीना, जिंदगी भर तक, बरसों बरसों तक? तो कोई मेरे परिवार को कैसे मदद करने आएगा? जस्ट गो एंड विजुअलाइज द रियलिटी ऑफ लाइफ। सोचते जाना है आपको कि कैसे घर चलेगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे एडजस्टमेंट होगा। जस्ट गो एंड विजुअलाइज द रियलिटी ऑफ लाइफ। कुछ देर में शांत रहूंगा, आपको सोचते जाना है कि आपका घर कैसे चल रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पत्नी को क्या करना पड़ सकता है। जस्ट गो एंड विजुअलाइज द रियलिटी ऑफ लाइफ। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। धीरे धीरे सभी लोग अपनी अपनी आंखें खोले। अपने हल्के हाथों से दोनों हाथों को मले, और दोनों हाथों को मल के हल्के हाथों से आंखों को उसकी गर्मी दे। थोड़ा रिलैक्स फील करे, कंफर्टेबल फील कर। मुझे पता है आप में से अनेकों की आंखों में आंसू आए होंगे, अनेक लोग इमोशनल हो गए होंगे, अनेक लोग अनकंफर्टेबल हो गए होंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट सच कहूं कि आज एक इंश्योरेंस एजेंट है ना, रोज ये बातें करते रहता है, दूसरों के बारे में सोचता रहता है, ये कभी खुद के बारे में नहीं सोचता। ये चीज ऐसी है कि जब खुद फील करोगे तो आप अच्छे से किसी के सामने उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। ये कभी हमने खुद फील किया नहीं, तो हम लोग खाली ऊपर ऊपर से हम पार्टी को बोलते हैं, सोचो सर आप नहीं रहे। इसमें कुछ फील नहीं आता है।
मैंने बोला ना सुबह में, मैंने क्या बोला कि जब मैं किसी के भी सामने हाथ फैलाने की बात करता हूँ, मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस चीज को मैं फील करता हूँ कि मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, मेरी पत्नी के ऊपर क्या बीतेगी, मेरे बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। कोई भी आदमी जब मरता है तो दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक होता है इमोशनल लॉस और दूसरा होता है फिनेंशियल लॉस। देयर इज नो एनी अदर सिस्टम टू रिकवर द इमोशनल लॉस। इमोशनल लॉस कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। एक कोई भी व्यक्ति का जाना जीवन में कभी वो भुला नहीं जा सकता। लेकिन जो फिनेंशियल लॉस है उसके ऑप्शंस है। अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छे से ले ली तो हमारा फिनेंशियल लॉस रिकवर होगा। और मैंने देखा है कि जहां पे इमोशनल लॉस और फिनेंशियल लॉस दोनों का सामना करना पड़ा, वो परिवार तितर बितर हो जाता है, वो परिवार बर्बाद हो जाता है, वो परिवार कहीं का नहीं रहता। लेकिन जहां पर फिनेंशियल लॉस रिकवर किया जाता है, वो परिवार कम से कम टिक जाता है, कम से कम वो जी लेता है। चलो मन मार के ही सही, लेकिन वो कम से कम जी लेता है। तो हम सब अपने परिवार को फिनेंशियल लॉस से तो कम से कम बचा सकते हैं बाय टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सब आपको मालूम है, लेकिन कभी आपने सोचा, अपने बारे में सोचा? आप अपने बारे में सोचो कि आपके एब्सेंस में आपका घर कैसे चलेगा। आज सबसे पहले आपको ये काम करना है, अपना खुद का फॉर्म भरना है। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कम है तो आपको सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छे से ले लेनी। अक्सर देखा गया कि इंश्योरेंस एजेंटों की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं के बराबर होती है। बड़ी अफसोस की बात है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले, अब आप बोलोगे मुकेश भाई कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है आप कितना इनकम करते हो, आपके बच्चे कितने हैं, किस उम्र के बच्चे हैं। ठीक है, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, कमाने के लायक हो गए, इट्स ओके फाइन। अगर आपकी उम्र 55-60 के आसपास है, इंश्योरेंस अभी नहीं मिल सकता है, फेयर इनफ। लेकिन जिनकी भी कम एज है, जिनके भी बच्चे छोटे हैं, जिनको भी लग रहा है अभी बच्चे या तो हायर एजुकेशन में या छोटे बच्चे, कंपलसरी आपका 10 लाख से नीचे किसी का भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न हो, अगर आप अभी अभी कमाना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चे, 50 लाख की इंश्योरेंस जरूरत है। किसी की 1 करोड़ भी हो सकती है, किसी की 50 लाख हो सकती है, किसी की 2 करोड़ हो सकती है। जैसी आपकी इनकम है उसके हिसाब से। आप बोलोगे सर 1 करोड़ की जरूरत है, लेकिन 1 करोड़ की पॉलिसी अभी लेने के लिए सक्षम नहीं है, रेगुलर पॉलिसी लेने के लिए सक्षम नहीं है। 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी लेना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 साल के बाद सक्षम हो जाऊंगा, मेरी इनकम बढ़ाते बढ़ाते मैं अच्छे लेवल पे पहुंचूंगा, तो 5 साल के बाद में टर्म पॉलिसी को ड्रॉप करके हम 1 करोड़ की रेगुलर पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन ये 5 साल तक मैं जिंदा रहूंगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। तो तब तक तो कम से कम, और 50 लाख की अगर टर्म प्लान भी अगर किसी को भी यहाँ पर लेना है ना, कौन सा बड़ा प्रीमियम है यार? 15-17 हजार, 20 हजार ज्यादा से ज्यादा। अब इतना पैसा तो हम सभी लोग कहाँ खर्च कर डालते पता भी नहीं चलता। लेकिन ये प्रोटेक्शन जो है ना, आपको चैन और सुकून देगा। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? ये बड़ा वाला पॉलिसी आपको बड़े वाली पॉलिसी बेचने में सहयोग देगा। से आपको जरूरत है 50 लाख की, आपने लेके रखा है 5 लाख की, तो किसी को जरूरत होगी 5 करोड़ की, आप 50 लाख से ऊपर उसको बेच नहीं पाओगे। इसका मतलब आपने आपकी पॉलिसी और आपका प्रोटेक्शन नहीं करके आपने 4.5 करोड़ का उस पार्टी के साथ में आपने लॉस किया, उसका भी लॉस किया, आपका भी लॉस किया। कई बार हमें लगता है कि हम इतना बड़ा प्रीमियम नहीं भर पाए। अरे भाई, अगर तुम भरोगे और तुम आत्मविश्वास रखोगे तो तुम ऐसे बड़े बड़े केस हंसते खेलते तुम निकल पाओगे। और वो निकल पाए तो कहाँ यार, अपना तो कमीशन से जितना प्रीमियम है कई गुना हम लोग ज्यादा कमाने वाले हैं। इसलिए आपका खुद का अच्छा पॉलिसी होना चाहिए।
आज ये पैनल 6 बजे कंप्लीट होने के बाद में आपका पहला असाइनमेंट क्या है मालूम है? कम से कम आपके 3 नियर एंड डियर वन को पर्सनली जाके मिल के आओ, या अपने अगल बगल वालों को, अपने दोस्तों को, अपने नेबर को, जिनके भी पास तुम जा सकते हो। आपका भाई अगर नजदीक में रहता है, आपका कजिन अगर नजदीक में रहता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कोरोना टाइम में ये प्रोग्राम लिया था और कोरोना टाइम में मैंने ये आदेश दिया था, और कोरोना टाइम के अंदर में बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, फिर भी कई मेरे पार्टिसिपेंट बाहर जाके, किसी के घर में जाने की अनुमति नहीं थी लेकिन बाहर मिलते थे, मीटिंग करते थे, और शाम को मतलब नेक्स्ट डे के अंदर में वो लोग वापस पैनल के ऊपर में आते थे और शेयरिंग करते थे कि सर कोरोना होने के बावजूद हम 3 लोगों को मिलके आए। अब तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, बड़ी सुंदर परिस्थिति है, बहुत अच्छा है, सभी के पास हम जा सकते हैं। अपने घर पे 5-6 दोस्तों को बुलाओ। एक एजेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उसने 8-10 दोस्तों को घर पे बुला दिया, और घर पे बुला के उसने सबको बिठाया और बिठा के बोले चलो आंखों बंद करो। सबने आंखें बंद की। जैसे सबने आंखें बंद करी, उसके बाद में उसने शुरू किया, शिमला लेके गया, शिमला से नीचे गिराया, जो एक्सरसाइज मैंने करवाया वही करवाया। 7-8 दोस्त आए थे सर, उसमें से 5-6 लोग पॉलिसी साइन करके गए, और 2-3 दोस्त भी भरोसा देके गए कि नहीं हम पक्का कराएंगे, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले आंखें खोलने के बाद मैंने सिर्फ एक ही कहा, तुम सब लोग मेरे अगल बगल में रहते हो, और किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो तुम्हारी बीवी के सामने मैं आंख कैसे मिला पाऊंगा एज ए इंश्योरेंस एजेंट? शर्म के मारे झुक जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। जो समझाना है समझाओ, लेकिन कम से कम 3 लोगों को मिलके एक पॉलिसी बेच के, ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक पॉलिसी बेच के कम से कम 10,000 रुपए कमा के आओ आज के दिन के अंदर। ऐसे भी एक पॉलिसी अब रोज बेचना, मैंने तो टास्क दिया है, तो 6 बजे के बाद में आपको 10 बजे तक रात को काम करना है, एक पॉलिसी फोकस करना है, और कम से कम उसमें से 10,000 रुपया तुमको अर्न करना है। और ये अगर कर दिया तो आपका 50 लाख का पॉलिसी का प्रीमियम, आधा प्रीमियम तो निकल निकल ही गया। हाफ ईयरली कर डालो उसी में से। और ये तो एक दिन का रिजल्ट है, पूरा लाइफ अपने को ये करना है, रोज का रोज करना है अपने को, जीवन भर तक अपने को करना है। देखिए कल मैं आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट दिखाऊंगा। आज कम से कम हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, हमारे जो नेबर रहने वाले लोग हैं, हमारे हमारे सोसाइटी में हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, तो उनके पास जाना है, उनके पास जाके सबसे पहले आपको ये काम करना है। उसके बाद में दूसरे लोगों को ढूंढेंगे, उसके बाद में और लोगों के पास मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन आज कम से कम नियर एंड डियर वन, सोचो आपके भाई को आपने पॉलिसी बेची होगी, लेकिन आपने जितनी ली वैसे ही उसकी भी ली होगी। अब जैसे आपकी 5 लाख की पॉलिसी, आपके जाने के बाद में 5 लाख में क्या होने वाला है आपको ये रियलाइज हुआ, तो आपने आपका 50 लिया, तो आपका दायित्व नहीं बनता है कि भाई के भी पास जाना और भाई को भी यही बात समझाना और भाई को भी 50 लाख का बीमा बेचना। और भाई अगर कैपेबल है 50 लाख का बीमा लेने के लिए और 2 लाख प्रीमियम देने के लिए, तो उसको टर्म पॉलिसी नहीं देना। टर्म पॉलिसी तो मैं तो आपके लिए भी मना कर रहा हूं। हाँ बट ठीक है, जब तक हमारी क्षमता न बने तब तक हम कम से कम टर्म पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने टर्म पॉलिसी ली थी, 2 करोड़ की मेरी टर्म पॉलिसी चल रही थी, लेकिन जैसे ही 50 ईयर्स का हुआ, 33 का था तब लिया था, 50 ईयर्स का हुआ, मैंने सारी की सारी पॉलिसी बंद कर दी और एक तगड़े वाली बढ़िया सी मैंने रेगुलर पॉलिसी मैंने ले ली। और बीच बीच में हर साल नई नई पॉलिसी छोटी छोटी लेते गया। आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरे ना रहने पर मेरे परिवार को कम से कम 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, और 60 साल के बाद मेरी मैच्योरिटी जो आने वाली है वो भी कम से कम 10 करोड़ की आने वाली। टुकड़े टुकड़े में आएगी, पीरियोडिकली आएगी, मैंने उस हिसाब से मेरा पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो चलो 56 का हो गया, 60 तक कुछ नहीं होने वाला है, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ, कुछ ना होने वाला है, तो मेरे को मस्त रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया। दोनों प्लानिंग प्लानिंग साइमल्टेनियसली अपने को करना है। तो ये खुद का बिलीफ होगा तो आप किसी को भी ये बिलीफ दिलवा सकते हो। अगर मैं कुछ दुर्घटनाएं बताऊं, कुछ चीजें अगर मैं बताऊं आप लोगों को, कि यहां पर ये फोटो है ना, आप सब लोगों ने, मतलब महाराष्ट्र के लोगों ने शायद देखी होगी। महाराष्ट्र में एक दुर्घटना हुई थी, ये बस लेके दापोली करके जो इलाका है, वो दापोली में कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का स्टाफ है। और कितने यंग चेहरे हैं, आप सबके चेहरे आप देखो, पहले से अगर देखोगे पता, जो सारे यंग यंग जनरेशन के लोग हैं। और ये सब लोग इस बस के अंदर में सवार हुए,
गीली सड़क से पता चल रहा है कि मौसम जो है वो बारिश का मौसम था। वो लोग हिल स्टेशन हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है दापोली से भी नजदीक पड़ता है, 1-1.5 घंटे में, 1.5-2 घंटे में वो लोग, ये बस वहां से गिरी। मतलब एज ऑन टुडे इसमें से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित है। क्या आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें से कौन नसीबदार होगा, कौन बच गया होगा? बाकी सारे के सारे, मतलब ये हंसते हुए चेहरे, हंसते हुए चेहरे मौत को गले लगाने वाले थे 2 घंटे के बाद, और उन्होंने फोटो खींची। कितनी दर्दनाक चीजें होती है। एक एक चेहरा मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके माँ बाप का क्या हुआ होगा, अगर इनमें से जिसकी भी शादी होगी उनकी पत्नी का क्या होगा, बच्चे होंगे उनका क्या हुआ होगा। अगर मैं एक एजेंट की बात करूं, ये गुजराती में लिखा है, ब्रांच मैनेजर ने लिख के भेजा है कि बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कोई राजकू भाई बोरीचा करके 31 साल के एजेंट है, और 29/11/2018 को इनका अकस्मात हुआ और उसमें एक्सपायर्ड हो गए। पत्नी और 3 छोटी छोटी बच्चियां और माँ बाप का एक लौता पुत्र। और बीमा सिर्फ 1 लाख, इधर नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है आपको, है ना, ये 1 लाख का बीमा, ओनली 1 लाख सम एश्योर्ड। और वो भी बंद हालात में, इधर लिखा है देखो, बंद हालात में। मतलब ये हालत होती है। ये हमारे घनश्याम भाई है, ये हमारे बहुत प्यारे पार्टिसिपेंट रहे, जबलपुर से थे। एक ऑनलाइन सेशन कोरोना के टाइम में अटेंड कर रहे थे, और उसी समय उनका देहांत हुआ। उनका रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ था, कोई फॉलोअप सेशन था ऐसे ही जैसे ये 3 दिन है वैसे। नेक्स्ट डे में मुझे उनके डेवलपमेंट ऑफिसर दीपक अग्रवाल जी का फोन आया कि मुकेश भाई घनश्याम जी इस दुनिया में नहीं रहे। आई वॉज शॉक्ड। जब भी दीपक जी का फोन आया, उन्होंने कहा घनश्याम जी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनका एमडीआरटी हो गया होगा, और इस क्लास के अंदर में अनाउंस करना करके वो कहना चाहते होंगे। बड़ी अफसोस की बात होती है जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती। बड़े प्यारे पार्टिसिपेंट थे। जबलपुर में बहुत ज्यादा तो नहीं गया मैं, लेकिन वो हमेशा से अपने दोस्तों के साथ साथ में मुंबई में सारे कोर्सेज करने के लिए आया करते थे। या हमारे अविनाश थोसर, रात को 11, 11:30 बजे पेन में उठा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एसिडिटी का दवाई देके सुला दिया। 3:30 बजे मैसिव हार्ट अटैक आया, दुनिया छोड़ के चले गए। ये हमारा सुनील कुंभारकर, आज ये वन ऑफ द लीडर होता, आज ये लड़का ऑलरेडी बेसिक कोर्स चलाता होता, मेरी महाराष्ट्र की परछाई रहा ये लड़का। कम से कम 5 साल तक मेरे साथ में परछाई के जैसे घूमता था। और ये सब लोग हमारे इर्द गिर्द जब होते हैं ना, हमको पता नहीं चलता, हमको समझ में नहीं आता कि किसकी उम्र कब तक की है, दैट वी डोंट नो। ये हमारे जीतू भाई, इस तरफ जो है ये हमारे जीतू भाई, ये दिल्ली के पार्टिसिपेंट रहे, और कोरोना इनको खा गया। ये हमारे तापस नायक ओडिशा के थे। उड़ीसा में मामा एक्सपायर्ड हो गए थे, और बारिश की मौसम में गए एक गांव से दूसरे गांव में, ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, मारुति कार में थे, और वो पानी के अंदर में गई, डूब गई, खत्म। ये साला और जीजा दो है, और दोनों के दोनों ऑन द स्पॉट वहां पर एक्सपायर्ड हो गए। और जीजा तो ये सिंगापुर के थे, ये जीजा जो थे तापस के, वो सिंगापुर से फक्त फक्त मामा जी एक्सपायर्ड हो गए तो उनके लिए आए थे, जैसे मौत उनको सिंगापुर से यहां पर बुला रही थी। सो जब मौत बुलाती है ना बॉस, कहीं कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं हमारे हाथ। इसके लिए अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा भी होना है, और जो हमें मिल रहा है उन सबसे अपने को चर्चा करनी है, सबसे अपने को बात करनी है। एक मौत का खबर, किसी भी व्यक्ति के मौत का खबर उसकी पत्नी के लिए कितना भयानक है। सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है, ध्यान से इस वीडियो को हम लोग सुनेंगे। वीडियो सपोर्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो थोड़ा ऑडियो वीडियो विजुअलाइज आपको मैं करा सकता हूँ। यहाँ पर देखते हैं इस वीडियो को। हेलो, मैं इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ अंधेरी पुलिस स्टेशन से। जी कहिए। यहाँ पे एक रेलवे एक्सीडेंट में आज एक वॉलेट मिला है, जहाँ से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आपका नंबर मिला है। तो क्या आप किसी अर्जुन कपूर को जानती हैं?
जी हाँ, मैं अनन्या कपूर बोल रही हूँ, उनकी वाइफ। बताइए। मैडम, उनकी एक रेलवे दुर्घटना में आज मौत हो गई। देखिए, आपने जो भी अपना नाम बताया, अब बकवास करना बंद कीजिए। मेरे पति मेरे साथ हैं इस वक्त। मैडम, पर ये वॉलेट उनकी लाश में से बरामद हुआ है और ये एक्सीडेंट करीबन 6 बजे के आसपास हुआ है शाम को। तो आपको एक बार पुलिस स्टेशन आके बॉडी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सर ऑडियो गया हुआ है। Before the soul leaves the world, it gets to live its last. हेलो मैं इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ अंधेरी पुलिस स्टेशन से। जी, कहिए। बेबी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, आज ट्रेन में मेरा वॉलेट चोरी हो गया। क्या हुआ है? Because you never know when you might run out of time. बहुत सुंदर मैसेज है कि अगर हम ना रहे तो हमारे परिवार के ऊपर क्या बीतती है। कुछ ही क्षणों के लिए ही सही, जब पुलिस ने कहा, यहाँ पर वीडियो थोड़ा अगर आवाज कम आया होगा तो वीडियो में ये था कि ये महिला को इंस्पेक्टर का कॉल आता है और इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारे पति की लाश हमें बरामद हुई है और आप लाश की पहचान करने के लिए आप फलाने अस्पताल में आए। अब उसकी पत्नी बोल रही है मेरा पति तो यहीं पर ही आया है, वो आ चुका था, लेकिन अचानक से उसने देखा कि गायब हो गया। वो एक्चुअली नहाने चला गया था और जब वो वापस आता है उस समय इसको लगा था कि मेरा पति गया। जब उसका पति बोलता है कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया था और वो चोर जो है वो चोर मारा गया था रेलवे एक्सीडेंट के अंदर। कितने वो चंद सेकंड ही सही, आप खाली मान के चलो आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ, वो चंद सेकंड के लिए आप नहीं मरे, लेकिन चंद सेकंड के लिए क्या हालात हो। अभी की बात करूं मैं, परसों नहीं कल की बात कर रहा हूं। कल मैं राजकोट से आ रहा था, राजकोट से फ्लाइट में बैठा। मेरा एक सेशन था मुंबई में 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का, और सुबह में एक सेशन था दीपक सर का 7 बजे से लेके 9 बजे तक। अब एक पार्टिसिपेंट एमपी से, ओम प्रकाश करके हमारे पार्टिसिपेंट, वो एमपी से वो निकले हुए थे और वो मुंबई में पहुंचे। अब उन्होंने सुना या समझा होगा कि सुबह 7 बजे का एक सेशन है, रिक्वेस्ट की होगी, अनुमति दी। वो सुबह 7 बजे से क्लास अटेंड कर रहे। अब मैं तभी फ्लाइट में था राजकोट में, बैठा ही था कि मुझे ओम प्रकाश के लड़के का कॉल आया। बोले मुकेश अंकल, मेरे फादर जो है ओम प्रकाश जी, तो मैं उनका लड़का बोल रहा हूँ, पहचान दिया। सर वो फोन नहीं उठा रहे, वो आपका क्लास अटेंड करने आए। तो मैं तो पहले थोड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा भाई कौन सा क्लास। तो बोले सर आपका क्लास है ना। मैंने कहा हाँ मेरा क्लास तो 10 बजे से है। हाँ सर हम वही कहना चाहते हैं। तो फिर वो उठा क्यों नहीं रहे। तो बाद में मुझे याद आया कि नहीं, सुबह का भी एक क्लास है, कमिटमेंट कोर्स ही है, तो उसमें वो शायद आ गए होंगे तो बैठने की अनुमति मांगी हो, बैठने दिया होगा। तो मैंने कहा वो क्लास अटेंड कर रहे होंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे।
फिर भी मैं मेरे पीछे स्टाफ जो बैठा है उससे बात करता हूँ और मैं कंफर्म करता हूँ। मैं फ्लाइट में बैठा था, थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम था, इमीडिएटली मैंने स्टाफ को फोन किया, मैंने पूछा ओम प्रकाश वहां पर है? बोले हाँ सर आए। MP वाले? हाँ बोले आए। तुरंत मैंने वापस फोन किया तो उनके मिसेस ने उठाया। हाँ सर बोलिए ना। मैंने कहा बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए आपका फोन नहीं उठा रहे। हाँ सर हमको तो लगा था क्लास 10 बजे, नहीं 10 बजे का है, वो दूसरा क्लास है, वो मैं लेने वाला हूँ। और अभी जो क्लास चल रहा है उसमें वो बैठे हुए 7:30-8 बजे। बोले सर हम 4-5 बार फोन किए, वो उठाए नहीं, तो हम बड़े चिंतित हो गए। कितनी चिंता होती है ना यार अपने परिवार वालों की, कितना प्यार करते हैं, कितने मोहब्बत करते हैं। तो ऑलवेज केयर अबाउट योर फैमिली, ऑलवेज थिंक अबाउट योर फैमिली। चलिए आगे बढ़े। जैसे आज जो जो असाइनमेंट मैंने अभी दिया, वो असाइनमेंट के ऊपर में आपको वर्क करना है। चलो अब एक थोड़ा हल्का फुल्का मूड बना हो आपका, एक अच्छा सा एक टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, राइट? ये भी अच्छा ही था, जरूरी था, बहुत जरूरी था। ये अपनी आत्मा थी, है ना, इंश्योरेंस का काम कर रहे तो हमारी आत्मा की बात थी। नाउ विच इज बेस्ट प्रोफेशन से हमारा बेहतरीन से बेहतरीन हमारा प्रोफेशन कौन सा होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा इंटरेक्शन हम लोग कराते हैं। तो इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं, दो पार्टिसिपेंट को आमने सामने खड़ा करते हैं जब भी ऑफलाइन सेशन होता है। तो उसके अंदर में हम कहते हैं कि किसी एक ने एक प्रोफेशन को चूज करना है। इधर आप CA बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर, जो आपको ठीक लगता है ना, आप बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है आप बन सकते हैं, पॉलिटिशियन, एक्टर, जो बनना है। और दूसरे को हम कहते हैं तुम समाज हो। अब ये एक्सरसाइज ऐसी है कि इसने सिद्ध करना है कि उसका प्रोफेशन समाज के लिए कितना उपयोगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्पेक्टर बना है तो इंस्पेक्टर ने ये प्रूव करना है कि उसकी वजह से समाज कितना सुरक्षित है। और जो समाज बना है उसने ये सिद्ध करना है कि तेरे जैसा थर्ड क्लास प्रोफेशन ये दुनिया में कोई नहीं है। और फिर दोनों के बीच में जंग लगती है और बड़ा देखना बड़ा मजा आता है। बड़ा पूरे हॉल के अंदर में च्याव 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 च्याव। जब भी एक्सरसाइज खत्म होती है तो मैं उनको पूछता हूं कि चलो हर प्रोफेशन को गाली मिली कि नहीं मिली? तो सभी लोग बोलते हैं हाँ सर हर प्रोफेशन को गाली मिली। समाज किसको छोड़ता है? समाज किसको गाली नहीं देता? सबको गाली देता है। पॉलिटिशियन से लेके, इंस्पेक्टर से लेके, एक्टर से लेके, प्रोफेसर से लेके, टीचर से लेके, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंट, कुछ भी होने दो, है ना, समाज गाली देता है। तो मैं उनको पूछता हूं कि हर प्रोफेशन को गालियां मिलती है तो लोग हमें गालियां दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देते हैं गालियां, सबको देते हैं, तो वैसे अपने को भी गालियां देते है ना। तो ये एक एक्सरसाइज के रूप में हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको नैरेट करके बताया, आपको इसका हार्द समझ में आ गया है ना कि हर प्रोफेशन को गाली मिलती है, वैसे LIC एजेंट को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? डॉक्टर को गाली मिलती है लेकिन सामने अगर डॉक्टर आया तो इज्जत भी मिलती है। प्रोफेसर को गाली लोग देने वाले लोग हैं, लेकिन सामने अगर प्रोफेसर आए तो क्या होता है, उसको इज्जत देनी पड़ती है, और देते भी हम लोग। तो उसी तरह से हर प्रोफेशन को गाली भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है सामने। तो उसी तरीके से LIC एजेंट को गाली भी मिलती है और सामने भी गाली मिलती है। ये प्रॉब्लम है। आप बोलेगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, सर हमको भी इज्जत मिलती है। सी, इज्जत नहीं मिलती है, वो चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। आज मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं स्वीकार कर रहा हूं कि इज्जत नहीं मिलती। मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रूफ करके दूं। हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आए, प्रोफेसर साहब आए, नेता साहब आए, है ना, ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस एजेंट आया, ये लोग आए, ये आया, का इज्जत है। एक्चुअल में इंश्योरेंस एजेंट कम्युनिटी को इज्जत मिलनी चाहिए। इसके लिए 25 साल से ये संस्था कार्यरत है और आज ठीक ठाक मात्रा में मिल भी रही है। बट इसके परसेंटेज जो है, हमने जब शुरू किया, मतलब 25 साल पहले की अगर बात करूं, इंस्टीट्यूट शुरू हुआ तब तो 1% थी। आज कम से कम बोल सकता हूं कि समाज में 20% एजेंटों को
मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये फिगर जो है वो 100% का होना चाहिए, या एटलीस्ट 80% इज्जत मिले ऐसा होना चाहिए। आज अगर डॉक्टरों की बात करो 80-90% डॉक्टरों को इज्जत मिलती है। तो ये जो तादाद है वो थोड़ी कम है, इसको बढ़ाने की अपने को जरूरत है। आज यही प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट एक अच्छा प्रोफेशन माना जाए। एक इंश्योरेंस एजेंट को एक लोग एक दर्जा देना चाहिए, एक इज्जत मिलनी चाहिए। और वो तब मिलेगी जब हम सब लोग, मेजोरिटी लोग, सी राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल एजेंट की आप में से कुछ लोग ऐसे सक्सेसफुल लोग बैठे होंगे सर हमको इज्जत मिलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल एजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एजेंट्स कम्युनिटी। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजेंट्स कम्युनिटी तो मेजोरिटी काउंट होता है ना, मिनिमम काउंट नहीं होता है। तो आज मिनिमम मात्रा ऐसी है कि जहां पर लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही है, हमें मेजोरिटी के ऊपर में उसको लेके आना है। और इसके लिए अभी करना क्या है, तो जो ये प्रोफेशन के लोग जो करते हैं वही हमको भी करना पड़ेगा। अब जो प्रोफेशन की अगर कुछ एग्जांपल दूं तो क्या है, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, एलआईसी एजेंट, अगर इनका कंपैरिजन किए कि ये लोग क्या करते और क्या हम नहीं करते, और वो हम करेंगे ज्यादा तादाद में करेंगे तो हमको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, हमको भी इज्जत मिलेगी। चलो डॉक्टर को सबसे पहले, मतलब किसी भी प्रोफेशन को प्रोफेशनली करना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है, डिग्री होता है। तो डॉक्टर के लिए डिग्री है, सीए के लिए डिग्री है, इंजीनियर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, एडवोकेट के लिए। एलआईसी एजेंट के लिए कोई डिग्री अवेलेबल है मुझे बताइए? आप सभी लोग बोलेंगे सर नहीं, डिग्री तो नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर 10वीं 12वीं पास है। 10वीं 12वीं पास डिग्री थोड़ी ना हुआ, ये तो हायर एजुकेशन हुआ यार। आप सोचो 10वीं 12वीं पास डॉक्टर को, अगर कोई 10वीं 12वीं पास डॉक्टर है, हाँ, आप उसके पास भरोसा करोगे? 10वीं 12वीं पास आर्किटेक्ट है, आप उसके ऊपर भरोसा करोगे? 10वीं 12वीं पास एडवोकेट है, तो जरा सोचो एक 10वीं 12वीं पास इंश्योरेंस एजेंट को लोग कैसे भरोसा करेंगे? डिग्री होना चाहिए, राइट, सबसे पहले, जो नहीं है इसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। इसके बाद इनको ना अप्रेंटिसशिप बोलो या आर्टिकलशिप बोलो या इंटर्नशिप इसको बोलते हैं, ये करना पड़ता है, राइट। सो डॉक्टर को ये जरूरी, इसका मतलब है इनको डिग्री मिलने के बाद इनके प्रोफेशन के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके हाथ के नीचे उनको ट्रेन होना पड़ता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ती है। सो डॉक्टर को जरूरी है, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, इन सबको करना पड़ता है। आज कई बार, बुरा मत मानना, लेकिन कई बार एलआईसी एजेंट को ये अप्रेंटिसशिप क्या है वो भी समझाना पड़ता है, तो करने का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर हम प्लेस की बात करें तो इनके वर्किंग प्लेस होते हैं, इनके डिस्पेंसरी होते हैं, इनके चैम्बर होते हैं, इनके ऑफिस होते हैं, राइट। सो इनकी वर्किंग प्लेस इन सब लोगों का होता है। एलआईसी एजेंट की वर्किंग प्लेस है, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ ना, मेजोरिटी के पास तो वर्किंग प्लेस नहीं है, राइट। तो वर्किंग प्लेस मतलब खुद का ऑफिस होना। अपना एलआईसी ब्रांच ऑफिस है या इंश्योरेंस कंपनी का अपना ऑफिस है, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पर। आपका खुद का इंडिविजुअल, आप प्रोफेशनल बनना चाहते, प्रोफेशनल काम करना चाहते तो यू मस्ट हैव योर ओन ऑफिस। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे चलते हुए जब बड़ा काम करना है तो ये चीज आपको करना ही पड़ेगा, अभी नहीं है। अभी ज्यादा करके लोगों को शुरुआत कैसे होती है मालूम है, जहां चरण रुके वहीं काशी, बैग लेके चले गए और जहां चरण रुक गए वहां पर ऑफिस अपनी खुल जाती है। सो देयर इज नो ऑफिस, नो चैम्बर। अच्छा, कोई इन लोगों का, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं इन लोगों का फिक्स टाइमिंग होता है। जैसे मैंने डॉक्टर का टाइम बताया, सीए का भी टाइमिंग, हर एक का एक फिक्स टाइमिंग होता है। इंश्योरेंस एजेंट का कोई टाइमिंग है क्या? कोई टाइमिंग नहीं, 24/7 अवेलेबल। तकलीफ एक ही है, बुलाता कोई नहीं है। राइट। बुरा मत मानना, मैं आप ही के प्रोफेशन का आदमी हूं, लेकिन ये हकीकत है, जो बता रहा जा रहा है वो हकीकत है। अच्छा, ये लोग ना प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं। अब डॉक्टर को पता चलता है कि यस ये मेरे बस का केस नहीं है, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, तो वो रेफर करता है, आप जाइए, आप हायर लेवल पे आप जाइए। जैसे डॉक्टर जो है, तो ये लोग प्रोफेशनल एडवाइस करते हैं। सीए भी, सीए को मालूम है जीएसटी का काम करने वाले लोग अलग है, आईटीआर का काम करने वाले लोग अलग, स्क्रूटिनी का काम करने वाले लोग हैं अलग है, कोर्ट में केस चलते तो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट वापिस अलग होते हैं। सो इसमें भी अलग अलग प्रोफेशनल के लोग उनको सही एडवाइस देती है। चलो एलआईसी एजेंट ये तो करता है, सही एडवाइस देता है, ये भी आप सबको मानना पड़ेगा, ये भी नहीं देता है। क्या है, हमारे झोली में ना दो ही गोलियां होती है,
एक पीली वाली, नीली वाली। पेट में दर्द है, पीली वाली ले। सर में दर्द है, नीली वाली ले। या आनंद ले, या लाभ ले, या उमंग ले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 गोलियां हम लोग जेब के अंदर में रखते हैं। सो वी शुड वर्क प्रोफेशनली, बहुत ही थोरो प्रोफेशनली। अगर हमको काम करना है तो ये सब चीजें अपने को करना पड़ेगा। अब जरा सोचो, ये आदमी को इज्जत मिलनी चाहिए, डिग्री से लेके एडवाइस तक कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मेजोरिटी की बात हो रही है बार बार। अगर इसकी तादाद मेजोरिटी में लानी है तो क्या करना पड़ेगा? अब ये जो काम कर रहे हो ना, आप डिग्री कर रहे हो। अच्छा, कोई भी डिग्री लेनी है, मुझे बताओ, डिग्री 3 दिन की होती है क्या? क्यों? कोई भी डिग्री लेनी है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, 3 दिन में कोई दुनिया में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है आपको 3 दिन के अंदर में? तो 3 दिन में मैं आपको डिग्री धारक, डिग्री का मतलब क्या? नॉलेज है, ज्ञान है। कोई जरूरी नहीं है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट है, आप पढ़े लिखे हैं अच्छे से, आप एक्सपर्ट वे ऐसे एडवाइस कर सकते हैं, और सारी लर्निंग आपने अच्छे से की हुई है। आज इस चीज की इंडस्ट्री में कमी थी, इसीलिए आज दीपक जोशी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट है। दीपक जोशी जी ने ये संस्था आज से 26 साल पहले उन्होंने लॉन्च की, ये कहते हुए कि नहीं, इसको जरूरत है। और यहां पर ही एक ही संस्था ऐसी है, एक में वो संस्था, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अनेक एजेंटों ने मुझे कहा हुआ है कि जहां पर क्यूरिकुलम है, क्यूरिकुलम मतलब समझते हो, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, एग्जैक्टली क्यूरिकुलम के हिसाब से यहां पर कोर्स चलता है। अभी ये जो चल रहा है बेसिक कोर्स, ये प्राइमरी चल रहा है। इंश्योरेंस सेलिंग की प्राइमरी मार्केटिंग कैसे करना वो बताया जा रहा है। इसके बाद एडवांस कोर्स है, एडवांस कोर्स इज सेकेंडरी। और उसके बाद है कॉर्पोरेट कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स जो है वो जस्ट लाइक कॉलेज। और उसके बाद भी है कमिटमेंट कोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएचडी। अगर इंश्योरेंस का पीएचडी करना है, सीखो, उसके अंदर में सीखो। सालों साल लोग सीख रहे हैं, सालों साल। कल 100 एजेंट, मार्च महीना होने के बावजूद 100+ एजेंट कल मुंबई के अंदर में, मुंबई के अलग अलग प्रांत से कम 15-20 सिटी से सीखने के लिए पूरा दिन मेरे सामने बैठे हुए थे। ये सब लोग ये मान के चलो एमबीए कर रहे या पीएचडी कर रहे, राइट, इंश्योरेंस का। चलिए आगे बढ़े। तो ये सब चीजें अगर हम करें तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगा, डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलेगा। अप्रेंटिसशिप और आर्टिकलशिप के लिए हम क्या करते हैं मालूम है? साल में एक बार हम गेट टूगेदर करते हैं, साल में एक बार कन्वेंशन करते हैं, बड़े सेमिनार्स करते हैं। कलकत्ता में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, और मुंबई में भी करते हैं। और इन सेमिनारों के अंदर में हम लोग अलग अलग टॉप परफॉर्मर, अलग अलग प्रांत के, कोई टीओटी एजेंट है, कोई सीओटी एजेंट है, कोई डबल टीओटी करने वाला एजेंट है, इन लोगों को आपके बीच में रखते हैं। ये अपनी शेयरिंग करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप या आर्टिकलशिप। जो मेरे एमडीआरटी जर्नी के पार्टिसिपेंट यहाँ पर बैठे होंगे, अगर इस क्लास के अंदर में बैठे हैं, तो उनके लिए मैंने व्यवस्था की है। अभी मंडे के दिन मेरा सेशन है, हर मंडे के, मतलब हर महीने के फर्स्ट मंडे को मेरा 2 घंटे का सेशन रहता है। ऑनलाइन सेशन है वो, एमडीआरटी जर्नी। अभी अगर इस साल चूक गए तो अगले साल में ज्वाइन कर लेना आप लोग। और 15 दिन के बाद में, मतलब 3rd मंडे के अंदर जो अभी आ रहा है, आपका संडे कंप्लीट होगा, मंडे के दिन मेरा एमडीआरटी जर्नी है। और कल ही एक लेडी एजेंट है, स्नेहा मांजरेकर, जिसको मैंने कहा कि तुमको एज अ स्पीकर करके मंडे के दिन में जूम मीटिंग के अंदर में आपको आना है। और ये वो लेडी है, 5-5 एमडीआरटी करती है, 4-4 एमडीआरटी करती है, बिंग लेडी। और ये लेडी ने 100 करोड़ की पॉलिसी उसने बेची हुई। तो ऐसे ऐसे लोगों को जब हम सुनेंगे तो डेफिनेटली अपना भी ज्ञान बढ़ेगा। ऑफ कोर्स यहीं से ही सीखी है, यहां से ही। कल पूरा दिन मेरे साथ थी वो, मार्च महीना होने के बावजूद। चलो अब है ना, आप कहोगे मुकेश भाई चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कैसे कैसे क्या किया जाए, प्रोफेशनल एजेंट कैसे करते हैं, क्या प्रोफेशनल एजेंट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सर अगर हम कंपैरिजन करें डॉक्टर के साथ, अगर हम कंपैरिजन करें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अपने प्रोफेशन को, सर सीधी सी बात है, वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं अपने से, तो एजेंटों से बहुत कमाते हैं। तो आपका वो भ्रम भी थोड़ा दूर किए देते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करनी होगी, नोटबुक और पेन हाथ में लीजिए। एक एक्सरसाइज आपको करनी है, जो मैं कहूंगा वो फिगर्स आपको नोट डाउन करना है, राइट। सबसे पहले आप लिख लीजिए व्हाट इज योर ईयरली कमीशन फिगर। अभी मार्च की समझ लीजिए 15 तारीख चल रही है,
तो आप है ना इसी फाइनेंशियल डाटा लिखिए, अप्रैल से लेके मार्च तक आपने कितना कमीशन अर्न किया, न्यू बिजनेस से कितना कमीशन अर्न किया, 19-20 चलेगा। जो भी फिगर है लिखिए, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जो भी आपने किया है आपको वो फिगर लिखना है। सभी लोग करें, ये कंपलसरी करें। सी कोई भी प्रोफेशनल आदमी होता है ना, तो उसकी कंसल्टिंग फीस होती है, राइट। उसको कोई सैलरी नहीं होती। आज ना तो किसी डॉक्टर को सैलरी है, ना तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ना ही किसी एडवोकेट को, बट दे आर टेकिंग फीस। सामने केस कैसा है उसके हिसाब से वो लोग फीस चार्ज करते हैं, राइट। तो कंसल्टिंग चार्ज रहता है। तो हम भी प्रोफेशनल है, तो हमें भी कोई फिक्स कमीशन नहीं है, फिक्स हमें सैलरी नहीं, हमें कमीशन मिलता है। तो हम चेक करेंगे कि हमारा कंसल्टिंग चार्ज कितना है, एक व्यक्ति को मिलने का मुझे कितना चार्ज मिल रहा है। इसलिए आप सभी को निवेदन है, कंपलसरी करें। आपको पता चलना चाहिए कि आपको एक पार्टी को मिलने को, समझाने को अपनी कंपनी हमें कितना दे रही है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, मजा आ जाएगा। जरूर कीजिए इस एक्सरसाइज को। सो व्हाट इज योर ईयरली कमीशन फिगर, आपका ईयरली कमीशन फिगर आपका कितना आता है। और ये मैंने चैटिंग करवाऊंगा जब भी टी ब्रेक अभी होगा 15-20 मिनट के बाद में, तो मैं आपको चैटिंग करने को बोलूंगा। आपका कंसल्टिंग चार्ज आपको लिखना है। और जब भी कोई ब्रेक होगा, चैटिंग अगर करना है तो आपको क्या चैटिंग करना है उस समय पे वो भी बता दूं। अबाउट जो सेशन चला उसके लिए जो फीलिंग्स आया वो आप लिख सकते हैं। कौन से टॉपिक में क्या सीखने को मिला वो लिख सकते हैं। वो सीखने के बाद आपने क्या डिसाइड किया, क्या करने का डिसाइड किया कि सर आपका ये वाले टॉपिक से मैं इतने लाख की पॉलिसी का फॉर्म जैसे ही क्लास खत्म होगा मैं आज लेने वाला। तो ऐसे डिसीजंस जो लिए गए मुझे सुनने के बाद, वो सारे डिसीजंस है, तो जस्ट एग्जांपल दिया, जो भी टॉपिक के जो डिसीजन आपने लिए वो डिसीजन आपको नोट करने हैं यहाँ पर, ताकि हम सब लोग एक दूसरे से प्रेरित हो, सब लोग एक दूसरे से प्रेरणा ले सके। सो व्हाट इज योर ईयरली कमीशन फिगर, आपको वो फिगर लिखना है। उसके बाद लिखो लास्ट ईयर कितना, मतलब ये रनिंग ईयर ही पकड़ो आप। तो इस साल आपने कितने लाइव्स सोल्ड किए, लाइव्स लिखिए। नए एजेंटों को मैं बता दूं, लाइव्स एंड पॉलिसीज में फर्क क्या होता है। एक आदमी को 4 पॉलिसी बेचा लेकिन लाइव एक हुआ, तो वैसे लाइव्स कितने हुए वो आपको फिगर लिखना है। 30, 35, 80, 100, 150, 200, जो भी आपने लाइव्स किए अब तक के। अब ना आपने इतने लाइव्स, मान के चलो आपने 50 लाइव्स बेचे, तो 50 लाइव्स बेचने के लिए आप कितने लोगों को मिले, मीटिंग किया। मिले मतलब मीटिंग किया, 1 to 1 आमने सामने बैठ के डिस्कशन करना, आधा घंटा कम से कम उसके सामने बैठना, इसको मीटिंग बोलते हैं। मीटिंग डजंट मीन कि कोई रास्ते में मिल गया और आपने बोला अरे सुरेश भाई केम छो, कैसे हो सुरेश भाई, मैं LIC का काम शुरू किया है, कुछ काम है तो बताना। ये मीटिंग नहीं हुआ, ये अप्रोच, दिस इज अप्रोच। तो एग्जैक्ट मीटिंग आपने कितना किया वो आपको लिखना है। आधा घंटा बैठे आप, उसके बावजूद उसने लिया नहीं लिया वो चलेगा। तो आपका पर मीटिंग चार्ज अगर निकालना है तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले देख लो, उसके बाद में फिर आपकी खुद की कैलकुलेशन करना। 3 लाख कोई अगर अर्न किया, 50 लाइव्स बेचा और 100 मीटिंग किया, अगर इसका कंसल्टिंग चार्ज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कमीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मीटिंग से हम लोग ना 50 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमें मिलना तो कंसल्टिंग चार्ज जब निकाला जाता है तो आपने कितना समय अपने प्रोफेशन में लगाया और उसके सामने मुआवजा क्या आया। खाली रिजल्ट को कंसिडर नहीं करना है। 50 पॉलिसी बेचे ये रिजल्ट है, लेकिन 100 लोगों को मिलके 50 बिके, तो 100 लोगों को मिलना वो आपका एफर्ट्स है। तो हमारा कमीशन एफर्ट्स से डिवाइड होना जरूरी है। तो 3 लाख डिवाइड बाय 100, तो फिगर निकल के आता है 3000। इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो खाली 3 लाख रुपया ही कमाता है, लेकिन उसको भी एक व्यक्ति को मिलने का चार्ज उसकी कंपनी 3000 रुपया दे रही। तो वैसे आपका फिगर लिखो, आपका कैलकुलेशन करो, और आपका कैलकुलेशन क्या आ रहा है वो कैलकुलेशन आपको बाद में जब भी पैनल ओपन हो तभी आप लिख के दिखाना। अब मैं इस एग्जांपल से थोड़ा आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखो, अगर 3 लाख कमा रहा है
अगर ये 3 लाख कमाने वाले को मैंने क्या बोला, 10 गुना आपको आपकी इनकम बढ़ गई, सोचना है। तो 30 लाख अगर कमाना है, अगर सीधा सीधा आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो 3 लाख का 30 लाख ये भाई साहब को अगर कमाना है, इस भाई साहब को कमाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 3 लाख का 30 लाख कमाना है तो इस भाई साहब को क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। जो साल में 100 लोगों को मिल रहा है, उसकी जगह पे उसको साल में कितने लोगों को मिलना पड़ेगा? 1000 लोगों को मिलना पड़ेगा, 1000 लोगों को मिलना पड़ेगा। जो अभी कितनों को मिला है पूरे साल में? 100 लोगों को। 1000 लोगों को अगर ये एग्जाम्पल का एजेंट अगर मिलता है तो उसको 30 लाख रुपए कमाने को मिल सकता है। ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। देखो 10 गुना कैसे कमाया जाता है, कोई असंभव बात भी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 1000 की जगह पे 10,000 फिगर आ जाए ना, असंभव है। हम साल में 10,000 लोगों को नहीं मिल सकते, बट 1000 लोगों को तो मिल सकते हैं ना भाई। मैंने आज सुबह सुबह क्या कहा, रोज के 3 से 5 सर नजर आने चाहिए कि जिनके सामने जाके मैं बैठूं। 3 से 5, 3 से 5। आज अगर रोज के 3 से 5 सर नजर आए और कभी 3 लोगों को मिल लिए, कभी 4 लोगों को मिल लिए, कभी 5 लोगों को मिल लिए, कभी 3 लोगों, 3 से नीचे नहीं, तो साल भर के अंदर में 1000 लोग होंगे ही नहीं होंगे। अगर 300 दिन के 3 की एवरेज भी करे तो भी 900 लोग हो जाते हैं। मतलब नियर अबाउट 1000 के आसपास आप लोग मीटिंग कर सकते हो। अगर 1000 लोगों को मिला तो 30 लाख कमाया जा सकता है। ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन हकीकत क्या होगी मालूम है? हकीकत इससे अलग होगी। हकीकत ये होगी कि अगर हम 1000 प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, 100 प्रोस्पेक्ट को मिलके आपका कंसल्टिंग चार्ज अगर 3000 निकलता है ना बॉस, तो 1000 लोगों को जब मिलोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी ज्यादा हुआ, आपका लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने का एक्सपीरियंस ज्यादा हुआ, लोगों को समझने की जो सूझबूझ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो फर्क क्या होगा पता है? फर्क ये होगा कि आपका जो रेट 3000 निकला, ये पर पर्सन को मिलने का 6000 रुपया रेट निकलेगा। और ये 6000 हो गया और 1000 लोगों को तुम मिल रहे हो, 1000 लोगों को मिल रहे हो, तो यू विल गोइंग टू अर्न 60 lakhs रुपीज। फुल प्रूफ प्लान दे रहा हूं मैं, 10 गुना कैसे कमाया जा सकता है उसका फुल प्रूफ प्लान है। और कोई असहमत नहीं हो सकता कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं बता सकता। और मोर और लेस आप जो भी फिगर निकालोगे ना, यही फिगर निकलेंगे। एक आम सामान्य इंश्योरेंस एजेंट जो है उसका जो फिगर आता है वही फिगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर लिया हुआ है। अगर सोचो जो आदमी 3 लाख कमा रहा है उसको मैं 60 लाख कैसे कमाने का उसका मैं प्लानिंग उसको सिखा रहा हूं यहाँ पर। सिर्फ एक ही जरूरत है। और चलो मैं कॉमन अगर सबको बोलूं, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी पैनल पे दोस्त है, सबको अगर कॉमन अगर डिस्कशन करना है, आप सभी लोग एक काम करो, इस साल 1000 लोगों को मिलके दिखाओ, 1000 लोगों को मिलके दिखाओ। आपकी ये कंप्लेंट है ना वो दूर हो जाएगी कि इस प्रोफेशन से डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा है या इस प्रोफेशन से सीए का प्रोफेशन अच्छा है। आपका वहम दूर हो जाएगा। डॉक्टर ज्यादा पैसा इसलिए कमाता है कि जितनों को हम पूरे साल में मिले ना 100 लोगों को, वो एक दिन में मिलता है। कितनी मेहनत करता है जाके पूछो तो पता चले। मालूम तो है ही आप सभी लोगों को। अब थोड़ा मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में एक सवाल है, सर ये 100 लोग हमने कैसे ढूंढे, ये हमारा मन जानता है, अब ये 1000 लोग लाएंगे कहाँ से? और जिनको भी ये प्रश्न है, तो कल मैं पहले हाफ में 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैं आपको कम से कम 3000 से 5000 प्रोस्पेक्ट क्यों होने चाहिए और कैसे होने चाहिए उसके ऊपर मैं लेक्चर देने वाला। ट्रिमेंडस बात मैं आपको बताऊंगा। आपके नजर के सामने प्रोस्पेक्टों की झड़ी लग जाएगी। कल 10:30 बजे के बाद आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर बहुत लोग नजर आ रहे हैं, अब कहां कहां जाए और कैसे जाए वो बताओ। और 10:30 बजे के बाद छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग वो सेकंड टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 10 गुना अगर पैसा कमाना है तो बड़े आसानी से हम लोग किस तरह से कमाया जा सकता है। बहुत इजी वे से
अगर आपको कमाना है सच में इजी तरीके से आप कमा सकते हो। ज्यादा नंबर ऑफ मीटिंग, आप सब लोग है ना, देखो आपका जो भी कंसल्टिंग चार्ज है, चलो एक एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लो। किसका 3,000 आया होगा, किसका 4,000, किसका 8,000। अरे मेरे क्लास में कई कई एजेंट ऐसे हैं जो पॉलिश्ड एजेंट है, जो बरसों से आईओ से कनेक्टेड है। 30,000 आता है, 30,000 एक आदमी को मिलने का। चलो आपका जो भी फिगर आया, किसी का भी मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, किसी का भी 100-200 रुपया नहीं आया होगा। लेकिन 100-200 रुपए लेने वाले अनेकों डॉक्टर मैं तुमको बता सकता हूं कि जो 100-200 रुपए में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनेकों डॉक्टर ऐसे। इसका मतलब हमारा प्रोफेशन कई गुना अच्छा है कि नहीं। दूसरी बात, आपने क्या करना है अभी पता है, जो भी कंसल्टिंग फीस आई मल्टीप्लाई बाय खाली 1,000 करो आप। आपका जो भी कंसल्टिंग फीस आया मल्टीप्लाई बाय 1,000 करो। जो फिगर निकल के आया उसको डबल करो, राइट? क्योंकि रेट डबल हो जाएगा ना आपका, 3,000 का 6,000 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट 3,000 का 6,000 करो, मल्टीप्लाई बाय 1,000 करो। जो फिगर निकलेगा ना, दावे के साथ आपको कहता हूं, आपका 10 टाइम वाला जो सोच था उसके बराबर होगा। 19-20 का फर्क होगा, बस 19-20 का। इसका मतलब है कि आपने इस साल उतना पैसा, जितना 10 गुना जो सपना लग रहा है, उतना पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ दिन में 3 से 5 लोगों को ढूंढना है, उनके सामने बैठना है और कोई दिमाग नहीं चलाना। बस जो मैं कहूं उतना ही करो। एक साल में 1,000 लोगों के सामने बैठ के दिखाओ बॉस। आप मुझे सैल्यूट करोगे, बोले मुकेश भाई सच में आपने जो 10 टाइम दिखाया था, जो बड़ा मुश्किल लग रहा था सर, उसके नजदीक हम पहुंच गए। तो फुल प्रूफ प्लानिंग मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं, राइट? सो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो 1,000% मैं आपको कहता हूं, जो 10 टाइम वाला दिखाया उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। और आपके मन की जो शंका है कि ये 100 जो है उसकी जगह पे 1,000 कहां से लाए, मैं 3 से 5,000 प्रोस्पेक्ट दे दूंगा। रेट्स भी आपके ऑटोमेटिक, आपका इंप्रूवमेंट बढ़ते जाएगा। मैंने एक चीज और नोटिस किया मालूम है, जो जो एजेंट दोस्त पूरा साल मेरे साथ सीखे हैं और वो जब बेसिक कोर्स में रिपीट करने को आते हैं ना, तो उनका रेट सुन के दूसरे लोग हैरान हो जाते। उनको लगता है ये फेंकते तो नहीं है कि एक आदमी को मिलने का किसी का 10,000 रुपया, एक आदमी को मिलेगा किसी का 20,000 रुपया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब उसका 1,000 रुपया आया है तो उसको हैरानी हो जाती है। लेकिन मुझे मालूम है वो लोग साल भर साथ में रहे। अब मुझे बताओ, साल भर साथ में रह के एक एक आदमी को टैकल करने का ट्रिक तुमको समझ गया, और 10,000 रुपया अगर एक आदमी से कमाने की ट्रिक तुमको मिल गई, तो जितनी भी फीस भरोगे वो फीस महंगी लगेगी आपको। आज अभी तो पहला स्लॉट कंप्लीट हुआ है, अभी तो सेकंड स्लॉट में भी आधा कंप्लीट हुआ है। लेकिन इतने घंटे सुनने के बाद आप में से, मुझे मालूम है कई लोगों के मैसेजेस मेरे को आए कि मुकेश भाई, हमारे मनोज भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैसेज आया सर 2017 से आपसे जुड़ा हुआ और 2017 से तरक्की तरक्की कर रहा हूं और इतनी जीवन में खुशियां आई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैसेज है उनका। मैंने पैनल जानबूझ के ओपन नहीं रखा क्योंकि क्या है ना, बीच बीच में वो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नॉन स्टॉप हम लोग चले, इसके लिए मैंने पैनल इस बार अभी क्लोज रखा है। हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो बरसों से आईओ से कनेक्टेड है एंड दे आर अर्निंग लॉट्स ऑफ रुपीज एंड दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ। खुशियां ही खुशियां उनके जीवन के अंदर में। तो आपको मैंने फुल प्रूफ प्लान दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे सेकेंड हाफ की शुरुआत जो मैं करूंगा। इस सेकेंड हाफ की शुरुआत के अंदर हम ये देखेंगे कैसे, मैंने आपको प्रॉमिस दिया था, मैंने क्या प्रॉमिस दिया था, किसी को भी मारे बगैर हम कैसे पॉलिसी बेच सकते हैं। आज भी जो मीटिंग करनी है ना, जो कुछ मैंने बोला कि आपके इर्द गिर्द दोस्तों को, इसको उसको, तुम महाबलेश्वर से नीचे गिर गए, ये ब्रह्मास्त्र वाली बात है। अगर अच्छी बातें करके, मतलब किसी को मारे बगैर जब तक पॉलिसी बेचने को मिल रहा है तब तक प्रयास वही करे। जब न माने तब जाके ब्रह्मास्त्र दिखाया जा सकता है।
तो 1 घंटा कम से कम मैं आपको ये टॉपिक लूंगा कि किस तरह से किसी को मारे बगैर हम पॉलिसी बेच सकते हैं, राइट। तो अभी एक काम करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक अभी ले लेंगे और उसके बाद में फिर नॉन स्टॉप मैं आपको शुरू करूंगा। अभी 4:27 चल रहा है। 5 मिनट के बाद में मैं अभी आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। और जिसको भी अभी अपना इंश्योरेंस बढ़ाने का बात लिखना है, जिसको जो भी फीलिंग्स यहाँ पर उठे, जो अभी तक का टॉपिक चला, वो फीलिंग्स यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चैटिंग अभी आपके लिए ओपन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
फाइन, चलिए। सो बढ़िया है। यहाँ पर 3600 पर मीटिंग चार्ज लिखा है, 1200 पर मीटिंग चार्ज लिखा है। वेरी गुड। आगे भी हमारे कुछ दोस्तों ने 13,000 लिखा था, मैंने देखा। सो बहुत बढ़िया और काफी अच्छा। 3,000, 2,500, मतलब मैंने जो कहा था ना कि आप 3,000 के आसपास का आपका रेट आ रहा होगा, सो वो परफेक्ट है। यस, हमारे जीवन छेत्री जी है 2,000 पर मीटिंग, लेकिन 2,000 रुपए पर मीटिंग चार्ज है जीवान जी का, लेकिन सीओटी कर रहा है ये आदमी। सो 7,000, वेरी नाइस। सो अभी इसको मल्टीप्लाई कैसे करना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। साल में 1,000 लोगों को कम से कम आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके एक अच्छे रिजल्ट के ऊपर में। अब देखो, फॉर एग्जांपल प्रदीप साहू जी यहाँ पर लिख रहे हैं 2,000 रुपीज है, तो 2,000 है। अगर साल में 1,000 लोगों को मिलेंगे तो वो रेट 4,000 का 6,000 भी हो सकता है। अगर 4,000 भी हो गया, खाली कम से कम मोटा मोटा डबल भी अगर हो गया तो, और अभी आप आईओई से अगर कनेक्टेड नहीं हो और आपका ये रेट है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपका रेट, क्योंकि प्रीमियम साइज बहुत बड़ी आएगी जब अच्छे प्रेजेंटेशन देंगे, जब अच्छी बातें करेंगे। अभी बस प्रेजेंटेशन का टॉपिक ही अभी मैं यहाँ पर शुरू करने जाने वाला हूँ। चलिए, वेरी गुड, राइट। सो ऑल द बेस्ट। अभी पैनल को क्लोज कर दे और आगे बढ़ेंगे अभी और उसके बाद में मेरे को पैनल दिया जाए। नाउ फ्रेंड्स, मरने मारने की बात जो है ना, वो थोड़ी भारी जाती है। भले एक वास्तविकता है, एक हकीकत है, बट लोग उस हकीकत को नजरअंदाज करते हैं। अगर उस हकीकत को मानते ना, तो मुझे नहीं लगता है कि हमको इंसान समझाने की जरूरत भी पड़ती। इस हकीकत को लोग सुनना भी नहीं चाहते और इस हकीकत को लोग मानने भी के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि हकीकत है। अब ऐसे परिस्थिति में मुझे लोगों को जब पॉलिसी बेचनी है तो मैं कैसे बेच सकता हूं? अब एक बहुत सुंदर टॉपिक आपके बीच में आने जा रहा है। 1 घंटे तक नॉन स्टॉप मेरी बात को सुनना, उसके बाद में आधा घंटा मैं आपको प्रोफेशनली काम करने के कुछ तौर तरीके मैं बताऊंगा और फिर हम लोग 6 बजे ऑन डॉट पैनल को क्लोज करेंगे। तो मैंने आपको ब्रेक से पहले प्रूव किया कि वी आर इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड नोबेलेस्ट प्रोफेशन। हम दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशन के अंदर में, जहां पर हम अपनी इनकम को फिक्स कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज अगर आप देखो, एमबीए करने वाले लड़के 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए की फीस भरते, एमबीए करने के बाद बाहर निकलते और कितने की नौकरी मिलती है इनको पता है आपको? आप यू विल बी सरप्राइज। 15,000, 20,000, 30,000 की नौकरी मिलती, 15,000, 20-30 हजार रुपए की नौकरी लेते एमबीए करने वाले बच्चे। जबकि यहाँ हमारी लाइन इतनी सुंदर है, इतना बढ़िया प्रोफेशन है हमारा, कि इस प्रोफेशन को हम बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। चलो, अब मैं आपको ये पूछूं, अभी फॉरगेट एवरीथिंग, है ना, अपना प्रोफेशन, अपनी पॉलिसी, अपनी कंपनी, सब भूल जाओ। अब जो मैं कहूं वो चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ईश्वर प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर, अगर ईश्वर प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर, व्हाट यू वांट इन लाइफ, आप क्या चाहिए, भगवान प्रसन्न हो गए और बोले बेटा जो चाहिए लेके जा, तो आप क्या क्या मांगोगे? तो मुझे मालूम है आप सबके आंसर ये आते हैं। सबसे पहला आंसर हमेशा से ये आया है, 736 बेसिक कोर्स किए मैंने, और हमेशा से जब ये सवाल पूछा है तो सबसे पहला आंसर लोगों की तरफ से आता है, सर वी नीड लॉट ऑफ मनी। हमारे जीवन में बस पैसों की कभी कमी ना हो, बहुत पैसा हमको चाहिए। लोग कहते हैं सुख शांति और समृद्धि चाहिए, एसएसएस। लोग कहते हैं हमें बंगलो चाहिए। लोग कहते हैं BMW कार चाहिए, हमें वर्ल्ड टूर चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए, हमें डायमंड ज्वेलरी चाहिए, हमें चार्टर प्लेन चाहिए, हमें डायमंड्स चाहिए, और हमें एक अच्छी सेहत चाहिए। सो जनरली यही सब लोग डिमांड करते हैं, और यही सब जो डिमांड करते हैं वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप भी, जब मैंने सवाल पूछा तो आपने भी नोटबुक के अंदर में यही लिखना शुरू किया होगा। मेरा एक प्रश्न है, देखो आप सबने यही सोचा ना कि हम ये सब लिखेंगे, राइट? आप में से किसी ने भी ये लिखा कि हमें एक LIC पॉलिसी चाहिए? अगर भगवान प्रसन्न हो गए, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर भगवान प्रसन्न हो गए
तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मुझे 100 करोड़ की ईश्वर पॉलिसी दे दे? कोई नहीं कहेगा। चलो आप कहोगे मुकेश भाई प्रीमियम भरना पड़ेगा। आप ये भी तो कह सकते थे कि मेरे को 100 करोड़ की फुल्ली पेड प्रीमियम की पॉलिसी दे दे। कोई नहीं मांगता, आज तलक किसी ने नहीं मांगा। नो वन हैज डिमांडेड। लोगों ने ये वाला चीज ही मांगा है। कौन सा वाला? ये इस साइड पे जो दिखता है ना, आपके स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड पे दिखता है, वही वाली चीज लोगों ने मांगी। आज तक किसी ने भी इंश्योरेंस पॉलिसी, जबकि इंश्योरेंस एजेंटों को ये सवाल पूछता हूं मैं, जबकि उन एजेंटों को ये सवाल पूछता हूं जिनको मैं 5-5 6-6 घंटे से मैं समझा रहा हूं कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कितना अहमियत रखता है, इंश्योरेंस आंख बंद करो और देखो आप नहीं हो, सोचो। फिर भी कोई नहीं मांगते, फिर भी लोग भूल जाते हैं। और उसमें आप बिल्कुल गलत नहीं हो, आप 100% सही हो। क्यों मता पता है आपको? बिकॉज नो बडी वॉन्ट लाइफ पॉलिसी। याद रखना, किसी को सीधे सीधे नहीं चाहिए। सीधे सीधे लोगों को चाहिए होता ना, तो हमारी कंपनी इतनी मूर्ख नहीं कि इतना तगड़ा कमीशन दे के आपको और मेरे को अपॉइंट करते। ये मालूम है कंपनी को कि ये काम आसान नहीं है। कंपनी को पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए आपको लाख रुपए प्रीमियम के सामने 35,000 रुपया आपको दिया जा रहा है। याद रखना दोस्तों, आप सही थे, आप कोई गलत नहीं थे। यू वर नॉट रॉन्ग। कि ये पॉलिसी किसी ने भी मांगा नहीं मतलब आप गिल्ट फील मत करना, है ना। एक साइकोलॉजी है कि साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए। अब जरा सोचो, जो नहीं चाहिए लोगों को, दुनिया वालों को, वो बेचने का ठेका लेके बैठे हम लोग। बड़ा गजब चीज है ना, कि जो हमें दुनिया में किसी को नहीं चाहिए, है ना, बोले बेचो। बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा गजब का कार्य है। हाँ बट यस, कुछ चीजें टेक्निकली सीखेंगे, टेक्निकली समझेंगे और टेक्निकली लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो नहीं खरीदने वाली चीज भी लोग खरीदेंगे। बिकता तो है ही, ऐसा नहीं कि बिकता नहीं। अब उसको सही ढंग से कैसे बेचना, अगर देखो बेढंगे रूप से भी बेचा फिर भी तो बिका ना यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ नए दोस्त है, समझो कोई दत्तात्रेय या दत्ताराम किसने लिखा कि अभी तक खाता नहीं खोला है। आज खाता खोलना है आपको। सबसे पहले आज क्लास खत्म होने के बाद में पहले तो खुद की पॉलिसी से ही खाता खोलना था। अपनी पॉलिसी लेने के लिए कहाँ आपको किसी और को समझाने जाना था? तो पहली आपकी पॉलिसी लो और उसके बाद में दूसरा खाता खोलो। आपके नियर एंड डियर वन को जाके समझाना है। एक पॉलिसी कम से कम आपके नियर एंड डियर वन को एक पॉलिसी बेच के आपको आना है। ये आदेश है मुकेश जोशी का, है ना। जो लोग भी, सभी को मैं तो कह रहा हूँ, एवरीवन, जिसका खाता नहीं खोला उसने भी खोलना है और जिसके खुले हुए हैं उनको तो अच्छे पैमाने पे खोलने हैं। तो जब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा से जो लेफ्ट साइड में आपने पढ़ा वही चीज लोग डिमांड करते हैं, कोई लाइफ पॉलिसी को डिमांड नहीं करता। चलो, अब जो माल किसी को नहीं चाहिए वो अगर हमें बेचना है तो इस टास्क को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? सो प्रायोरिटीज क्या है दुनिया में? लोगों को जरूरत किस चीज की लगती है? ये चीज की लगती है। ये पहले जो लिखा था वही है। तो दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ पीपल्स। लोगों की ये प्रायोरिटी है। अब मुझे ये बताओ कि लोगों को, पीपल वांट दिस बेनिफिट्स इन लाइफ, है ना, जो आपने कहा, आपने भी यही सोचा था। सो लोगों को ये बेनिफिट चाहिए, लोगों को ये वाली चीज चाहिए। अब इस दुनिया की जो रचना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। बड़ी गजब की रचना बनाई ईश्वर ने, जो सृष्टि बनाई है। ऐसे ही नहीं मानते हम लोग। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर भी ना, आप जैसे उनकी अस्पताल में प्रवेश करो, सामने गणेश जी का मंदिर होता है। कोई ना कोई भगवान जिसमें भी मानते हैं उसकी मूर्ति होती है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, विज्ञान के लोग हैं, साइंस के लोग हैं। इनफैक्ट जो विज्ञान में जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग भी करते हैं। जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी
मुझे मालूम है, पक्का मालूम है, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, चंद्रयान भी भेजा होगा ना, तो किसी न किसी बड़े साइंटिस्ट ने जाके वहां पर ना कुछ स्वस्तिक वस्तिक किया होगा, टीका पीका लगाया होगा, और भगवान बराबर से जरा चंद्र पे इसको पहुंचाना। यूं ही थोड़ी ना मानते हम लोग। तो चलो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बात बताते हैं। इस सृष्टि की रचना जो की है वो किस तरह से की है। कोई भी चीज ईश्वर ने हमें डायरेक्टली दिया नहीं, कोई भी चीज डायरेक्टली दिया नहीं, उसने किसी को न किसी को माध्यम बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगती है प्यास, माध्यम क्या है? माध्यम है पानी। आपको लगती है भूख, लगी है भूख, ऐसे ही मिट जाती है क्या? बस ऐसे ही, बस भूख लगी है लेकिन मिट जा? नहीं, खाना खाना पड़ता है। तो भूख मिटाने का माध्यम खाना है, प्यास छुपाने का माध्यम पानी है, सृष्टि को देखना है माध्यम आंखें है, सृष्टि की आवाजें सुननी है माध्यम कान है। हर चीज का माध्यम बना है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा कुछ दिख जाए ना, आंखें जरूरी है, आंखों के बगैर, और जिनको आंखों नहीं है, आंखें नहीं है, माध्यम नहीं है, उनको सृष्टि नजर नहीं आती उनको। जैसे कि मुझे इस जगह पे जहां अभी मैं बैठा हूं, अभी मुंबई में गर्मी शुरू हो चुका है, काफी प्रांतों में गर्मी शुरू हो चुका है। मैं कंफर्टेबली आपके साथ में बैठ पाऊं, इसके लिए मेरे पास माध्यम क्या है? तो मैंने एसी लगाया है। तो एसी की वजह से मैं कंफर्टेबली, ठंडी हवा आ रही है तो मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूं। मुझे, आपने देखा कि स्टार्टिंग जब हमने किया तो उस समय मैं उठ के आपको बोला भी कि थोड़ा मुझे लाइट कम लग रहा है, तो मैंने क्या किया, अगल बगल में थोड़े कुछ लाइट सेटिंग किए। ये मैंने लाइट सेटिंग की है, ये किसके लिए? मुझे क्या चाहिए था? मुझे उजाला चाहिए था। चाहिए उजाला, लगाना क्या पड़ता है? लाइट। चाहिए ठंडा हवा, लगाना क्या पड़ता है? एसी। घर में बच्चे टीवी की डिमांड क्यों करते हैं? क्या वो स्क्रीन में मजा आता है उनको? ना, दे आर इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट। सो इनडायरेक्टली अगर आप टीवी ले रहे हो तो आप खरीद क्या रहे हो? आप खरीद रहे हो एंटरटेनमेंट। एक्चुअली खरीदना एंटरटेनमेंट, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिलता, उसका माध्यम है। माध्यम कौन है? तो टीवी है। चलो एक मजेदार बात बताता हूं। आपको और हमको जन्म लेना था इस सृष्टि में, माध्यम कौन बने? हमारे माता और पिता बने। सो माता और पिता हमारे माध्यम है। इस सृष्टि में अगर आना है तो माता पिता के माध्यम से तुम आ सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट भी तो आ सकते हैं। ईश्वर है, ईश्वर ने डाल देना होता तो सब कुछ डायरेक्ट है। आपको एंटरटेनमेंट भी देना है, डायरेक्ट दे दिया होता। आपको जन्म देना है, जैसे बारिश आती है ऊपर से पानी बरसता है, वैसे बच्चे बरसते। कोई एक सीजन होता जिसमें बच्चे बरसते, और टपक 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 करके आए, और उसके बाद में किसी माँ बाप को देखा, हाँ ये वाले अच्छे, पकड़ लिए होते। ईश्वर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं किया उसने। रचना ऐसी बनाई कि जो भी तुम्हें प्राप्त करना है वो किसी न किसी माध्यम से तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते हो। रोटी चाहिए, माध्यम क्या है? गेहूं, आटा। उसको भुनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मराठी में एक बड़ा सुंदर गाना है, जो लोग भी महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़ा प्यारा गाना है, बरसों पुराना गाना है, लेकिन आपने जरूर सुना होगा अगर आप महाराष्ट्र की भूमि से। अरे संसार संसार, जसा तवा चुल्यावर, जेव्हा मिळते, जब तक चटका नहीं मिलता ना उंगलियों को, तब तक भाकरी नहीं मिलता, तब तक रोटी में नहीं मिलता, चपाती नहीं मिलता। इस समाज का नियम है कि अगर आपको खाना चाहिए तो चटके खाने पड़ेंगे। आज कोई गृहिणी ऐसी नहीं होगी कि जिसने जीवन में खाना बनाते बनाते कभी उसको चटके ना मिले हो। चटके तो खाने पड़ेंगे भाई, तब खाना मिलता है। यही संसार का नियम है। अरे संसार संसार, जसा तवा चूल्हावर, जैसे चूल्हे के ऊपर में तवा होता है, और जब तक चटका नहीं खाओगे तब तक भाकरी मिलती नहीं है। भाकरी बोलते, भाकरी मतलब रोटी चपाती आप कह सकते हो।
तो ये जो रचना की है वो कुछ इस तरह से की है कि डायरेक्टली कोई भी चीज मिल सकती नहीं है। कर सकता था भगवान, भगवान क्या कर सकता था मालूम है? खेतों में गेहूं उगा रहा है, उसकी जगह पे डायरेक्ट फुलके आते थे, डायरेक्ट रोटी आती थी, डायरेक्ट चपाती आती थी। मेरी कल्पना बड़ी गजब की होती है। खेतों में एक जगह पे चपाती का पौधा लगाते थे और एक जगह पे हाँ, आलू मटर का पौधा लगाते थे। रोज दोपहर में यहां से 4 फुलके तोड़ के लेके आए, यहां से एक आलू मटर की सब्जी उठा के लेके आए, बैठ लिए, खा लिए, चटक लिए, सो गए। ये भी सृष्टि हो सकती थी अगर ईश्वर चाहता तो। और ईश्वर चाहता तो ये दे सकता था, लेकिन उसने दिया नहीं। चलो, अब ये सारी रामायण में रचना की, सृष्टि की रचना की इसलिए कर रहा हूं कि ईश्वर हमें लोगों को चाहिए, ये हमें चाहिए ये सब। ध्यान से सुनना, हर चीज के लिए माध्यम बनना पड़ता है किसी न किसी को। तो ये सब चीजें प्राप्त करने के लिए पॉसिबल है कि नहीं कि पॉलिसी की जो मैच्योरिटी आएगी, व्हाट इज दैट पॉलिसी की मैच्योरिटी? इज अ लॉट ऑफ मनी। व्हाट इज पॉलिसी की मैच्योरिटी? सुख, शांति, समृद्धि। आपका बंगलो, आपका गाड़ी, आपका वर्ल्ड टूर, आपका गोल्ड, आपका डायमंड ज्वेलरी, आपका चार्टर प्लेन, जो करना है करो ना यार। इस सब चीज के लिए चाहिए क्या? द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस उसकी जरूरत है। तो की जा सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, किसने मना किया? तो LIC पॉलिसी एक माध्यम है, जैसे टीवी एक माध्यम है एंटरटेनमेंट का, जैसे जूम माध्यम है